बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और यह जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। और स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। लाइक ये आप देख रहे हैं ग्रेडियंट, स्लोप, ठीक है, इसी तरह इंक्लिनेशन। इस तरह आप दूसरा क्वेश्चन देखें, इसमें भी वर्ड इंक्लिनेशन यूज़ हुआ है, स्लोप का यूज़ हो गया है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है, इंक्लिनेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये ग्रेडियंट, स्लोप, इंक्लिनेशन क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड दिया होगा, आप उस टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चंस को आप स्टार्ट कर सकते हैं और उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इसका बेसिक जो कंसेप्ट है वो सीख लें, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज के अंदर बार बार ग्रेडियंट, स्लोप, इंक्लिनेशन ये चीज़ें यूज़ होंगी। तो अगर आपको ये चीज़ें आती होंगी तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं होगा। तो हम सबसे पहले जो है वो बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट का मैं आपको एक ओवरव्यू या समरी आप कह सकते हैं, मैं वो दे देता हूँ, फिर हम डिटेल से जो है वो बात करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले इंक्लिनेशन। सादा अल्फाज में इंक्लिनेशन जो है वो एंगल को बोला जाता है, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये कौन सा एंगल है तो ज़रा आप देख लें जी। इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज़ द एंगल, ये वर्ड आपने समझना है कि ये एक एंगल है विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कोई लाइन है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाएगी वो एंगल, और उस एंगल को मेड किया जाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये तीन वर्ड जो हैं मैंने अंडरलाइन किए, ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं कि इंक्लिनेशन एक एंगल है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनेगा और उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है और ये यहाँ से यहाँ तक ये आपके राइट साइड पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और ये ओरिजिन से इस साइड पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। बात हो रही है जी पॉजिटिव एक्सिस के साथ। और ये लाइन, ये यहाँ पर जो लिखा था लाइन मेक्स विद, तो ये लाइन है। सपोज ये लाइन जो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रही है इसको कहते हैं इंक्लिनेशन। आप देखें जी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये लाइन है। अब ये एंगल तो यहाँ से भी बन सकता था, ठीक है, ये भी तो पॉजिटिव है और ये भी लाइन है, लेकिन ये यहाँ से अगर हम देखें तो वो बन जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जबकि ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो इंक्लिनेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इस तरफ से इसको आप मेजर करेंगे, ठीक है जी। ये एक बेसिक कंसेप्ट हो गया। अभी हम डिटेल से भी इसको देखेंगे। ये मैं थोड़ा सा ना बाद में डिस्कस करता हूँ क्योंकि अभी आपको ये डायरेक्ट समझ नहीं आएगा। इससे पहले हम बात कर लेते हैं जी ग्रेडियंट की। नंबर 2 पॉइंट जो है हमारा, अब ग्रेडियंट को बेसिकली स्लोप बोला जाता है। मैं इसके ऊपर डिटेल से बात करूँगा, आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। और इसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इक्वल होता है टेन थीटा के। इन सिंपल वर्ड एम यानी कि ग्रेडियंट किस चीज़ के इक्वल है जी, टेन थीटा के। अब आपको ये समझ आ गया कि एम इज इक्वल टू टेन थीटा के होगा, और यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन को मैंने इधर लिख लिया है, एम को इधर लिख लिया है, क्योंकि इंक्लिनेशन बेसिकली थीटा को बोला जाता है। अगर हम वो मेजर करना चाहते हैं तो टेन उधर जाके हो जाएगा टेन इनवर्स एम। तो इन सिंपल वर्ड आपने एक्सरसाइज के अंदर जो फार्मूला यूज़ करना है वो ये वाला यूज़ करेंगे। अगर आपने इंक्लिनेशन फाइंड करना है और अगर आपको एम मीन ग्रेडियंट दिया हो तो आप टेन इनवर्स वो वैल्यू लिखेंगे, आपके पास इंक्लिनेशन फाइंड हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको थीटा दिया जाए तो आप ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सिंपली आप टेन वो थीटा लिखेंगे और आपका एम की वैल्यू आ जाएगी, एम मीन ग्रेडियंट फाइंड हो जाएगा, ठीक है जी। अभी हम डिटेल से बात करेंगे, आपको ये समझ आ जाएगा कि ये एम इज इक्वल टू टेन थीटा कैसे है। इसी तरह अगर आपको कोई से दो पॉइंट दिए हों, लाइक एक पॉइंट ए है, आपको पता है जी पॉइंट के अंदर जो पहला लिखा होता है इसको कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे को वाई कोऑर्डिनेट। इसी तरह बी एक पॉइंट है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। तो याद ये रखना है कि अगर दो पॉइंट्स दिए जाएं आपको, ठीक है, तो फिर जो ग्रेडियंट का फार्मूला होगा वो ये हो जाएगा, एम मीन ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप 2 को पहले लिख रहे हैं 1 को बाद में, तो नीचे भी आपने 2 को पहले लिखना है और 1 को बाद में। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 1 को बेशक पहले लिख लें y1 माइनस y2, लेकिन आपने नीचे भी फिर x1 माइनस x2 कर देना है, ठीक है जी। तो अभी हम ज़रा इन पे डिटेल से बात करते हैं ताकि आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी हम डिटेल से बात करते हैं जी सबसे पहले इंक्लिनेशन के ऊपर। इंक्लिनेशन को हम वैसे समझ चुके हैं
कि इंक्लिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज द एंगल, ये एक एंगल है विच द लाइन मेक्स विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है ना कि ये लाइन मेक्स विद, ये लाइन है ये जो ब्लू कलर की है, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है इसको कहते हैं इंक्लिनेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एंगल जो है ना, देखें ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये लाइन है, तो ये एंगल यहाँ से भी बन सकता था लेकिन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाता है। तो हमने हमेशा इंक्लिनेशन अगर फाइंड करना है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है जी। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप ज़रा समझ लें कि एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखें, ये लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, अगर इसी लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो, या अगर लेट्स सपोज यहाँ पर हम कर लेते हैं जैसे ये है बिल्कुल वैसे ही ऐसी दूसरी लाइन हो, तो उसको कहते हैं कि वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, और उस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, जैसे ये वाई एक्सिस है, बिल्कुल इसी के सामने एक और लाइन हो तो वो वाई के पैरेलल हो जाएगी। वो एक्स के लिहाज से वो जो है वो कौन सी लाइन कहलाई जाएगी, वर्टिकल लाइन, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर बिल्कुल सीधा होगी। और अगर कोई लाइन विच इज़ नाइदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल, ना तो वो हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे भी नहीं है और ऐसे वर्टिकल भी नहीं है, उस लाइन को ऑब्लिक लाइन कह सकते हैं। जैसे ये लाइन है, ये ना तो हॉरिजॉन्टल है और ना ही वर्टिकल है, इसको आप ऑब्लिक लाइन कह सकते हैं। और इंक्लिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, लेट्स सपोज एक लाइन जैसे ये एक्स एक्सिस है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन हो, वही जैसे ये ब्लू कलर की लाइन इसी के ऊपर आ जाए, तो ज़ाहिर सी बात है उसका एंगल तो एक्सिस के साथ बनेगा ही नहीं, तो वो ज़ीरो एंगल होगा। और अगर कोई लाइन जैसे वो इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, जैसे ये बिल्कुल सीधी लाइन आ जाती है, जैसे ये वाई है ना, आप यूँ समझ लें ये ब्लू कलर ऐसे वाई की तरह हो, फिर उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो 90 का एंगल बन जाएगा। ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं जी कि ग्रेडियंट क्या चीज़ होती है। ठीक है, आपको एग्जांपल से भी समझ आ जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं व्हेन अ कार राइड्स अप अ हिल, जैसे कोई हिल है, ठीक है, इट्स स्पीड रिड्यूस कहते हैं कम हो जाना, उसकी स्पीड कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखें जी ये कि यहाँ पर कोई हिल है और यहाँ पर वो कार है यूँ ऊपर जाए, तो आप देखें जैसे आप कहते हैं ना वो एक चढ़ाई सी होती है, या ऊपर से अगर हम देखें तो उतराई हो जाती है, तो जैसे से वो नीचे से ऊपर जाएगी ज़ाहिर सी बात है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वो कहते हैं द स्टीपर द हिल द हार्डर इज़ टू क्लाइंब। अब स्टीपर का क्या मतलब है, जैसे ये है, आप मैं आपको बार पॉइंट समझाता हूँ, ये है, इसमें अगर ये मज़ीद ये ऐसे हो जाए, अब देखें अब ऐसे है ना, तो फिर भी कार के लिए ऊपर जाना थोड़ा सा आसान है, लेकिन अगर ये यूँ थोड़ा सा ऐसे जैसे स्ट्रेट होती है ना, ऐसे होना शुरू हो जाए, अब कार का ऊपर जाना मुश्किल हो जाए, यानी कि ये ज़्यादा स्टीपर होगी है। ठीक है, अब ये मज़ीद ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो तो ये और ज़्यादा स्टीपर है। तो इस तरह कहते हैं द स्टीपर द हिल, जितना वो स्टीपर होगी द हार्डर इज़ टू क्लाइंब, उसके पर जाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यही चीज़ बेसिकली द मेयर कहते हैं, मेयर उसको चेक करना द ऑफ द स्टीपनेस ऑफ हिल, उस हिल की स्टीपनेस कितनी है, वो कितना ज़्यादा है, बेसिकली उसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट या स्लोप बोला जाता है। अब इसकी एक और आसान अल्फाज में डेफिनेशन लिखी हुई है कि ग्रेडियंट इज़ द रेशो ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल कहते हैं जैसे ये एक वर्टिकल डिस्टेंस है टू दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, तो ग्रेडियंट इक्वल होता है जी वर्टिकल डिस्टेंस के और डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि यूँ ऊपर की तरफ राइज भी इसको आप कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूँ सीधा इसको हम रन कह देते हैं। और इस डायग्राम के मुताबिक वर्टिकल डिस्टेंस 2 है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 50 है। तो ये सिंपल ओके। इन सिंपल वर्ड देखें, अब इस ट्राइंगल के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ग्रेडियंट अगर कह रहा है कि जी वो इक्वल होता है वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर तो परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस तो इक्वल होता है tan थीटा के। इसलिए आपको मैंने जो शॉर्टकट बताया था कि ग्रेडियंट, यानी कि मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, यहाँ पर अगर आप देखें मैंने कहा था जी ग्रेडियंट या स्लोप जिसको m कहते हैं वो इक्वल होता है tan थीटा के। अब tan थीटा की क्यों इक्वल है, बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस बन रहा है, तो ये तो tan के इक्वल होता है। ठीक है जी, और यहाँ पे जो थीटा है वो इंक्लिनेशन है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं जी। हम बेसिक कंसेप्ट में सीख चुके हैं कि ग्रेडियंट स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन किस चीज़ को कहते हैं। अब हमने देखा है कि एक सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है जी, फाइंड द ग्रेडियंट या स्लोप को फाइंड करने का।
ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज, इंक्लिनेशन बेसिकली कहते हैं थीटा को, ये जो एंगल है ना, ठीक है, इसको आप थीटा भी कह सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब ग्रेडियंट या स्लोप का जो फार्मूला है वो आपके पास क्या है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ग्रेडियंट जो है जिसको आप स्लोप भी कह सकते हैं और इसको हम जो है वो m से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होता है tan थीटा के। ये हमने बड़ी डिटेल से देख लिया है कि ये tan थीटा के कैसे इक्वल होता है। इन सिंपल वर्ड्स हम ग्रेडियंट के लिए m भी यूज़ कर सकते हैं और हम डायरेक्टली इसको कह सकते हैं कि m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। अब tan और यहाँ पर थीटा आपके पास क्या है जी 0 डिग्री, तो आप ज़रा कैलकुलेटर पे चेक करें tan 0 क्या होता है, tan 0 जो है वो 0 होता है। तो ये आपके पास ग्रेडियंट फाइंड हो गया कि अगर इंक्लिनेशन 0 डिग्री हो, 0 डिग्री से मुराद, जैसे मैंने आपको कंसेप्ट में ये चीज़ बताई कि सपोज मैं आपको दोबारा से समझाने के लिए ये बता रहा हूँ, आपने सॉल्व नहीं करना क्वेश्चंस के अंदर। जैसे जो लाइन है ना वो इसी तरह एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है। अब उस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो तो कुछ भी नहीं बन रहा, वो तो 0 है। जब एंगल 0 है तो इट्स मीन उसका ग्रेडियंट भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है जी। तो ये बस फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट जी पार्ट 2 है जिसमें एंगल या इंक्लिनेशन आपको 30 डिग्री का दिया हुआ है। इंक्लिनेशन का वर्ड यूज़ हुआ है, हमें पता है कि इंक्लिनेशन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट स्लोप इक्वल होता है tan थीटा का। मैंने देखें ऊपर लिखा था ग्रेडियंट स्लोप को m कहते हैं और m इज इक्वल टू tan थीटा, तो अब मैंने डायरेक्ट m को भी निकाल दिया, बस डायरेक्ट लिखा है कि ग्रेडियंट जो है वो इक्वल होता है tan थीटा के। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे जी, थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 30 डिग्री। आप सिंपली कैलकुलेटर पे चेक करें tan 30 कितना होता है, वो आ जाएगा 0.577 पॉइंट्स में ले हैं और यही आपका आंसर है जी। नेक्स्ट पार्ट 3 है जिसमें आपको इंक्लिनेशन का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट का फार्मूला है ग्रेडियंट या स्लोप का tan थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे जी, tan, अब थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 60। आप सिंपली चेक करें कैलकुलेटर पे tan 60 कितना होता है जी, tan 60 होता है जी 1.732 और यही आपका आंसर भी है। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 4 है, जो थीटा है या इंक्लिनेशन 90 डिग्री है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट या स्लोप इक्वल है tan थीटा के और यहाँ पर आप tan थीटा की जगह आप लिखेंगे 90। आप tan 90 चेक करें तो वो कैलकुलेटर पे आंसर नहीं आता, मैथ एरर या इस तरह की आपको चीज़ दे देगा, इट्स मीन इन्फिनेटिव है। जब भी इन्फिनेटिव आए इट्स मीन आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, मतलब एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि उसके क्या आंसर है, तो इस चीज़ को हम कह देते हैं अनडिफाइंड, ठीक है। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं अनडिफाइंड। जब भी आपका आंसर जो है ना वो कैलकुलेटर पे तो मैथ एरर दे देगा, तो इन्फिनेटिव हो जाए तो उसको आप अनडिफाइंड कह सकते हैं। आगे जी नेक्स्ट जो पार्ट 5 है जिसमें आपको जो एंगल है वो 120 का दिया हुआ है। तो ग्रेडियंट या स्लोप इक्वल होता है tan थीटा के। आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे जी, थीटा की जगह आप 120 पुट करेंगे और कैलकुलेटर पे चेक करें tan 120 जो है वो इक्वल होता है -1.732 के। तो ये आपका ग्रेडियंट फाइंड हो गया। इसी तरह नेक्स्ट आपको एंगल 150 का दिया हुआ है, ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड करना जो कि इक्वल होता है tan थीटा के। थीटा की जगह 150 पुट करेंगे और tan 150 कैलकुलेटर पे देखें तो -0.577 की इक्वल होता है। इसके बाद नेक्स्ट एंगल आपको 170 का दिया हुआ है और ग्रेडियंट या स्लोप इक्वल होता है tan थीटा के। थीटा की जगह आप 170 पुट करेंगे और ये tan 170 आप कैलकुलेटर पे देखेंगे तो -0.176 है। इसके बाद नेक्स्ट एंगल जो है वो 45.5 है और ग्रेडियंट या स्लोप इक्वल होता है tan थीटा के और यहाँ पर आप थीटा की जगह 45.5 पुट करेंगे और tan 45.5 इक्वल होता है 1.018 के। तो ये आपका जो क्वेश्चन 1 है जी, सिंपल मैं आपको दोबारा से ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको एंगल दिया हुआ है और ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड करनी है। तो सिंपल सा एक फार्मूला जी, ग्रेडियंट स्लोप इक्वल होता है tan थीटा के। थीटा की वैल्यू जस्ट इसमें पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस जो फार्मूला है इसको हमने जो कंसेप्ट में डिटेल से भी सीखा है कि ये कैसे बना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड इंक्लिनेशन। अब आपको पता है इंक्लिनेशन बेसिकली एंगल को बोला जाता है, थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑफ द लाइन हु स्लोप इज, अब स्लोप दी हुई है। आपको मैंने एक फार्मूला भी बताया था, कंसेप्ट में भी हमने देखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा है कि ग्रेडियंट या स्लोप जिसको कहते हैं वो इक्वल होती है m के।
जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m इक्वल है tan थीटा के। ये इन सिंपल वर्ड इसका ये जो आसान तरीके से लिखा जाए तो m इज इक्वल टू tan थीटा फार्मूला है। आप tan को इधर लिख लें, m को इधर लिख लें। अभी बेसिकली इंक्लिनेशन मीन थीटा आपने फाइंड करना है, तो tan को उधर जाके आप इन्वर्स कर दें, tan इन्वर्स m आपको दिया हुआ है, तो आप इजीली जो है ना वो थीटा फाइंड कर लेंगे। तो मैं अगेन लिख रहा हूँ जी, यहाँ पर मैं ये चीज़ यूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ या डायरेक्ट ये यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, लिखेंगे tan थीटा इक्वल है m के, ठीक है। ये फार्मूला है जो हमारे पास ग्रेडियंट वगैरह का। अब हमने चूँकि थीटा फाइंड करना है, कैसे पता चला है जी कि थीटा फाइंड करना है, जब वर्ड यूज़ हो गया फाइंड इंक्लिनेशन बेसिकली एंगल को या इस थीटा को ही बोला जाता है। तो ये थीटा इधर रहेगा और tan इधर आके हो जाएगा tan इनवर्स और साथ m। अब ये जो वैल्यू आपको दी हुई ये m की है। अब कैसे पता चला m की है, देखें उसने बोला स्लोप को या ग्रेडियंट को, बेसिकली यहाँ पर वर्ड ग्रेडियंट भी यूज़ हो सकता है, स्लोप भी यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली स्लोप या ग्रेडियंट को ही m हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे जी, tan इनवर्स, अब m की वैल्यू जो है वो 0 है। आप कैलकुलेटर पे सिंपली जाके लिखें, शिफ्ट का बटन दबाएं और फिर tan का, tan इनवर्स आ जाएगा, फिर आप 0 लिखें। tan इनवर्स 0 जो है वो 0 ही होता है, 0 डिग्री, क्योंकि एंगल है ना, इसके ऊपर आप डिग्री बना देंगे। तो ये आपका एंगल फाइंड या इंक्लिनेशन फाइंड हो गया जी। वैसे ये आपको ज़बानें भी पता होना चाहिए अगर ये MCQs में आ जाए। अगर आपको स्लोप जो है वो 0 दी हो, तो ये याद रखना है, अगर स्लोप 0 है इट्स मीन आपका एंगल 0 है, ठीक है। तो यानी कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है ना, उसी के ऊपर आपकी जो लाइन बन रही है, तो उसके साथ एंगल 0 बनेगा। स्लोप अगर 0 दी हुई है तो समझ लें उसका एंगल, स्लोप है ही नहीं, मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही है, सीधी लाइन है। स्लोप तो यूँ होती है ना, ऐसे सीधी लाइन से यूँ ऊपर हो जाए थोड़ा सा, ये स्लोप बनती जा रही है। अब उसके अंदर स्लोप है ही नहीं, स्लोप 0 है, तो तब जाके उसका हम कहते हैं कि इंक्लिनेशन मीन एंगल भी उसका क्या होगा, 0 होगा। अब नेक्स्ट सी पार्ट 2 है, और ये बेसिकली आपको स्लोप गिवन है। आप स्लोप को आपको पता है m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं m इक्वल है 0.577 के। अब आपने इंक्लिनेशन या थीटा फाइंड करना है, तो मैं अब डायरेक्ट के फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। थीटा इक्वल tan इनवर्स m के, थीटा इज इक्वल है tan इनवर्स m के। m की वैल्यू तो आपको गिवन है जी, ठीक है। tan इनवर्स m की वैल्यू आपके पास है 0.577। आप कैलकुलेटर पे बटन दबाएंगे शिफ्ट का, फिर tan, तो tan इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा, फिर आप लिखेंगे 0.577, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका इंक्लिनेशन जो है वो फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट सी पार्ट 3 है, इसको ज़रा आपने अच्छे से समझना है जी, क्योंकि जिसमें माइनस आ जाए ना वो पॉइंट ज़रा समझने वाला होता है। लेकिन जी हम इसमें जो इंक्लिनेशन मतलब थीटा फाइंड कर रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m। अब m की वैल्यू तो हमें गिवन है जी, tan इनवर्स m की वैल्यू हमारे पास ये मौजूद है -1.732। आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट और 10 का बटन दबाएं, tan इनवर्स आ जाएगा, फिर ये वैल्यू लिखें, आपके पास जो आंसर आएगा वो -60 डिग्री का। ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, मतलब ये जो इंक्लिनेशन है वो ये नहीं है। अब यहाँ पर ज़रा माइनस का क्या मतलब है, देखें। सपोज कर लें जी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं जी कोई लाइन है, यहाँ पे ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, ऐसे कोई लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है, उन्होंने यहाँ, जब माइनस का मतलब है कि वो जो इंक्लिनेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि बेसिकली इंक्लिनेशन आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, जबकि अगर माइनस हो साथ तो इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज मेजर में किया गया है। तो ये वाला -60 है, लेकिन हमारा आंसर तो ये नहीं है, हम तो बेसिकली उसको यूँ फाइंड करेंगे। तो फिर इसका तरीका क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि जो आपने इंक्लिनेशन फाइंड करना है, ठीक है, इंक्लिनेशन वाला थीटा है, ठीक है, ये तो समझ लें कोई और एंगल आपका आ चुका है। इंक्लिनेशन वाला थीटा वो आपका कैसे फाइंड होगा, देखिए एक लाइन होती है, एक लाइन के ऊपर ये जो पूरा एंगल है ये होता है 180 का, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे ये पूरा एक एंगल जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 का है। अगर 180 में से ये वाला हिस्सा माइनस कर दें तो बाकी ये वाला रह जाएगा। इट्स मीन आप क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 60, ठीक है। ये जो माइनस का साइन है ये जस्ट ये बता रहा है कि ये अगर आप इंक्लिनेशन को एंटी क्लॉकवाइज में लेते हैं तो ये उसके ऑपोजिट है। माइनस का साइन जस्ट ये बता रहा है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, क्लॉकवाइज है यानी कि।
आप क्या करेंगे, 180 में से 60 माइनस करेंगे, यानी कि ये वाला आप माइनस कर देंगे, बाकी ये जो है रह जाएगा। 180 में से 60 माइनस कर दें तो ये 120 आ जाता है। तो ये बात ज़रा आपने याद रखनी है कि जो आपका एंगल इंक्लिनेशन वाला है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा। अगर उसके साथ माइनस आ रहा है तो इट्स मीन वो एंटी क्लॉकवाइज में नहीं है बल्कि वो क्लॉकवाइज में, उसको फिर आपने एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, ऐसे 180 से माइनस कर देना है, तो बाकी ये वाला जो रह जाएगा वो आपका फाइनल एंगल हो जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट 4 है, इसमें भी देखें माइनस में है, इसमें भी ज़रा आपने ख्याल रखना है। आपका जो इंक्लिनेशन है फॉर्मूला है जी टेन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि आपको समझ आ चुका है। अब टेन इनवर्स एम की जो वैल्यू है वो है -0.364। आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट और 10 बटन दबाएं, फिर ये वैल्यू लिखें, आपके पास आ जाएगा -20। आपकी बुक में उन्होंने सिर्फ यही 20 लिख दी है माइनस को हटा के, जबकि ये गलत है। ठीक है, इसको आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी नेगेटिव आ रहा है तो इट्स मीन आप उसको चेंज करेंगे। ठीक है, ये कुछ यूँ फिर बनता है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन ऐसे है कुछ, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये 20 है, जबकि जो इंक्लिनेशन होता है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपका असल एंगल होता है। तो उसका तरीका ये होता है कि ये सारा चूंकि यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक ये 180 होता है, 180 में से ये जो भी है ये आपको तो पता चल जाता है, ये आप माइनस कर दें तो बाकी ये वाला आ जाता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि इंक्लिनेशन जो है, इंक्लिनेशन वाला जो थीटा है, ठीक है, वो आपका कैसे फाइंड होगा, 180 में से आप 20 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 160 आ जाएगा। तो ये जो आपका एंगल बनेगा वो 160 का होगा। ये इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लिनेशन ऑफ लाइंस जॉइनिंग ए एंड बी। तो मैंने आपको बताया था बेसिक कंसेप्ट में, दोबारा से भी बताऊंगा कि अगर 2 पॉइंट्स दिए हों, ठीक है, इसको पहले हम देख लेते हैं। अगर आपको कोई से 2 पॉइंट दिए हों, पॉइंट ए और बी, आपको पता है जो पहला पॉइंट ए है इसमें ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट वाई। अगर आपको कोई से 2 पॉइंट्स दिए हों तो फिर आपका ग्रेडियंट का फार्मूला ये वाला होगा, एम कहते हैं ग्रेडियंट को। एम आपने फाइंड करना है ऐसे y2 - y1 डिवाइड बाय, यहाँ पर अगर आप 2 पहले लिख रहे हैं 1 बाद में तो नीचे भी आपने 2 पहले और 1 बाद में लिखना है, ये ग्रेडियंट का फार्मूला होगा। ग्रेडियंट के बाद अगर आप इंक्लिनेशन फाइंड करना चाहते हैं तो इंक्लिनेशन का फार्मूला ये होगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम आपने यहाँ से फाइंड किया होगा, यहाँ पर पुट करेंगे तो आपका इंक्लिनेशन भी फाइंड हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान है जी। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं जी ग्रेडियंट। तो यहाँ पर बेहतर है कि हम एक छोटी सी हेडिंग बना लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि अभी हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं। तो ग्रेडियंट फाइंड करने जा रहे हैं और ग्रेडियंट का हमारे पास फार्मूला है जी, ग्रेडियंट जिसको हम जो है वो स्लोप भी कहते हैं, और ये इक्वल होता है जी एम के, और ये मज़ीद जो है वो इक्वल होता है y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 के। अब इधर से बजाय ये सारा लिखने के हम डायरेक्ट बस m लिख लेते हैं, और m इक्वल टू आप देखें y2, आप बेशक यहाँ पर लिख लें ये x1 है, ये y1 और ये x2 और ये y2 है। ठीक है, अब अगर आप आसानी से लिख सकते हैं y2 मीन ये 8 - 6, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 - 6 और इसी तरह डिवाइड बाय x2 - x1, तो ये 5 - 2, तो ये हो जाएगा जी 5 - 2। इसको आप सॉल्व करें, 8 - 6 होता है जी 2 और 5 - 2 ये होता है 3, तो ये आपका जो है वो ग्रेडियंट फाइंड हो गया। ठीक है जी, ये सिंपल सा फार्मूला है। जब आपका ग्रेडियंट फाइंड हो जाए तो इंक्लिनेशन फाइंड करना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है जी, अभी हम यहाँ पर एक हेडिंग बना लेते हैं कि अभी हम फाइंड करने लगे हैं इंक्लिनेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे क्योंकि आपको ये पहला पार्ट है, तो मैं चाह रहा हूँ डिटेल से समझ आ जाए। अब इंक्लिनेशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एम। ठीक है, अब ये कैसे बना है ये हम स्टार्ट वाले पार्ट्स में देख चुके हैं जी डिटेल से भी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टेन इनवर्स, अब m की वैल्यू ये हमें पता चल चुकी है 2/3 है जो कि, और इसको हम पुट करेंगे 2/3। आप सिंपली कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाएं फिर 10 दबाएं तो ये 10 इनवर्स लिखा हुआ आ जाएगा, फिर वहाँ पे आप 2/3 लिख लें। अगर आप 2/3 नहीं लिख सकते तो आप अलग से पहले 2 डिवाइड बाई 3 करें, पॉइंट्स में एक आंसर आ जाएगा वो वाला लिख लें। ठीक है, जो आपको ईजी लगता है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 33.6
6.9, क्योंकि ये एंगल है तो इसके ऊपर आप छोटा सा एक डिग्री का साइन बना दें तो ये आपके पास फाइंड हो जाता है जी एंगल बी, या इंक्लिनेशन इसको आप कह सकते हैं। आगे जी नेक्स्ट पार्ट 2 है। इसमें भी आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो मैंने आपको बताया जब 2 पॉइंट्स दिए हों तो फिर आपका ग्रेडियंट का फार्मूला अलग हो जाएगा। 2 चीज़ें आपने फाइंड करनी है जी, ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन। सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं जिसको स्लोप भी कहा जाता है। ग्रेडियंट या स्लोप का जिसको m से रिप्रेजेंट करते हैं उसका ये फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इस पर हम डिटेल से समझ भी चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं इसमें ये जो है ये x1 है, ये y1 है और ये x2 और ये y2 है। अब आपके लिए यहाँ पर वैल्यूज़ लिखना आसान हो जाएगा। देखें y2 माइनस y1 -3 -4 आप कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -3 -4 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो ये 1, यहाँ पर आपने लिखा 1। अब देखें एक फार्मूला के अंदर माइनस है और एक वैल्यू के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, +2 आप कर लेंगे तो ये आपके पास आएगा -7 डिवाइड बाय 3। तो ये आपके पास m की जो वैल्यू है ये फाइंड होगी है, यानी कि ग्रेडियंट फाइंड हो गया। जब ग्रेडियंट फाइंड हो जाए तो इंक्लिनेशन फाइंड करना आसान हो जाता है, क्योंकि इंक्लिनेशन का ये फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m। m की वैल्यू जस्ट इसमें पुट करनी होती है जी, tan इनवर्स m की वैल्यू आपके पास है -7/3। आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट और 10 का बटन दबाएं, tan इनवर्स आ जाएगा, ये वैल्यू लिखें। अगर तो ये वैल्यू आपको लिखना समझ नहीं आ रही तो आप अलग से ना 7/3 को पॉइंट्स में ला के कर सकते हैं, पॉइंट्स वाली वैल्यू लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -66.8 डिग्री। लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है जब भी आपका एंगल माइनस में आ रहा है तो इट्स मीन आपका वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं है बल्कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, ऑपोजिट हो गया। इसको हम बड़ी डिटेल से क्वेश्चन नंबर 1 में भी सीख चुके हैं, ठीक है। मैं अगेन ज़रा बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जी। अगर सपोज कर लें जी यहाँ पर कोई लाइन है, आपका बेसिकली जो इंक्लिनेशन होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। अब ये जो एंगल है ना जिसके साथ माइनस आ चुका है, माइनस बता रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज में नहीं है बल्कि ये वाला एंगल है। तो इसका फिर तरीका ये होता है कि आप 180, क्योंकि सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये होता है 180 में से अगर आप ये वाला माइनस कर दें तो ये वाला आ जाएगा। तो इसके बाद एक और फिर आपको स्टेप करना पड़ता है, ठीक है। यानी कि इंक्लिनेशन जो है, इंक्लिनेशन जो थीटा है वो कैसे फाइंड होगा, वो आप 180 में से माइनस कर लेंगे ये 66.8 डिग्री। इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 113.20 डिग्री। ये आपका जो है वो फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट जो पार्ट 3 है जी, इसमें भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ग्रेडियंट का जो फार्मूला है वो आपके पास है जी। 2 चीज़ें फाइंड करनी है, ग्रेडियंट और इंक्लिनेशन। सबसे पहले हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे जिसको स्लोप भी कहा जाता है। ग्रेडियंट के स्लोप का फार्मूला जी जो कि m के इक्वल होता है और ये इक्वल है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये x1 है, ये y1 है, इसी तरह ये x2 और ये y2 है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर आप पुट करें, y2 माइनस y1 तो ये -3। देखें एक तो हमारे फार्मूला के अंदर माइनस है और एक इधर माइनस आ गया, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा +2 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो ये -2 -5 -2 -5, तो ये आपके पास आ जाएगा -1 बाय -7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1/7 आ जाएगा। तो ये आपके पास ग्रेडियंट जो है वो फाइंड हो गया। अब इंक्लिनेशन के लिए सिंपल सा ये फार्मूला है जी। इसमें आप क्या करेंगे, tan इनवर्स m की जगह ये वैल्यू पुट करें 1/7 और इसको ज़रा कैलकुलेटर पे आप बटन दबाएं शिफ्ट और tan का tan इनवर्स आ जाएगा, फिर 1/7 लिखें तो ये आपके पास 8.13 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका इंक्लिनेशन जो है वो फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जी। इफ़ a एंड b ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन। आपने स्लोप फाइंड करनी है पैरेलल टू ए बी, और दूसरा पार्ट है जी परपेंडिकुलर टू ए बी। देखिए मैं आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर का बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हो स्लोप या ग्रेडियंट आपके लिए फाइंड करना आसान है, तो आप सबसे पहले स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड कर लें। फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप पैरेलल और परपेंडिकुलर कैसे देखेंगे, इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आपको पॉइंट्स दिए हों तो लेट्स सपोज एक पॉइंट ए है जी, मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, -2 और 6 है, और दूसरा जो पॉइंट बी है जो है 7 -3। अगर आपको ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड करो, फाइंड द स्लोप, तो इसका क्या फार्मूला है जी आपके पास, ग्रेडियंट
जिसको आप जो है वो स्लोप भी कह देते हैं, ठीक है, जो कि हम लिखते हैं इसको इक्वल एम के, क्योंकि इसको हम एम लिख देते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फार्मूला है जी y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 के, ठीक है। और ये आपके पास x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। अब आप ज़रा यहाँ पर पुट करें वैल्यूज़, तो y2 आपके पास क्या है जी -3 -6 आ जाएगा, डिवाइड बाय x2 माइनस x1 तो 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक तो ये माइनस है और एक ये माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा जी -9 डिवाइड बाय 9, तो ये 9 और 9 से कैंसिल हो गया, तो ये -1 आ गया। तो ये आपके पास जो है ना वो फाइंड हो गया है स्लोप या ग्रेडियंट भी इसको आप कह सकते हैं। अब आपने पैरेलल टू ए बी कैसे फाइंड करना है, ये ज़रा पॉइंट समझने वाला है। तो ये दोनों मैंने लिख दिए जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन जब भी पैरेलल फाइंड करनी हो अगर, इसका क्या फार्मूला क्या है, द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए बी। जो स्लोप है जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं पैरेलल टू ए बी, वो इक्वल होती है जी टू द स्लोप ऑफ ए बी। मतलब पैरेलल मीन जो आपकी स्लोप ए बी की आपने फाइंड की है वही स्लोप इसके पैरेलल में भी होगी। फॉर एग्जांपल स्लोप या ग्रेडियंट का आपको पता है एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम स्लोप जो फाइंड करना चाह रहे हैं पैरेलल, पैरेलल के लिए आप ही ना इसके साथ ही छोटा सा 2 ऐसे लाइनें लगा देंगे, ये पैरेलल के सिंबल है, मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों इससे पैरेलल है। अब किसके पैरेलल, ए बी के। तो ए बी किसका क्या फार्मूला होगा, उसने बोला द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू ए बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगी, ए बी के, स्लोप ऑफ ए बी। तो ए बी की स्लोप किसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एम से, ठीक है। तो ये ज़रा पॉइंट समझने वाला था, मैं दोबारा से भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आप देखें एम की वैल्यू आपने क्या निकाली है, -1। इन सिंपल वर्ड आपने अगर पैरेलल स्लोप, उसके पैरेलल क्या होती है कि जो आपकी स्लोप ये आपकी ये वाली आई है वही स्लोप दूसरी पैरेलल वाली भी होगी, क्योंकि पैरेलल और वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। अब परपेंडिकुलर में क्या होता है, परपेंडिकुलर में देखें लिखा हुआ है स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी इज इक्वल टू, आप पहले तो आप लिख लें कि स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आप परपेंडिकुलर का सिंबल इस तरह के होता है, मतलब ये लाइन इसके ऊपर ये सीधी लाइन, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है इसके जी ए बी के, ये इक्वल होती है किसके, इज इक्वल टू दी नेगेटिव, मतलब माइनस का साइन है, रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ए बी। रेसिप्रोकल मतलब उसका उलट कर देते हैं, जैसे ये है ना, आप 1/m कर लेंगे, ये होता है जी। अब क्या होगा, माइनस, इसी तरह 1/m की वैल्यू आपने क्या निकाली हुई है, -1, तो -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 1 से डिवाइड होके 1 आ जाएगा। तो ये आपका स्लोप फाइंड हो गया जी परपेंडिकुलर। तो ये 2 फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। पैरेलल में क्या होगा, वही स्लोप दोनों वही हो जाएगी, इक्वल होंगे दोनों के। और परपेंडिकुलर में क्या होता है कि उसका उलट हो जाता है, साथ माइनस आ जाता है। बस ये आसान सा तरीका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड एक्स। हमने क्या करना है जी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर साथ लिख लेते हैं कि एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ़ द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए और बी पॉइंट से जो पास कर रही है उसकी स्लोप कितनी है, 4। अगर आप बीच में से ये ए बी निकाल दें तो क्या लिखा है, इफ़ द स्लोप ऑफ लाइन इज़ 4, मतलब ये जो 4 है ये बेसिकली स्लोप है, ठीक है। आपको पता है जी स्लोप को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कितनी है, 4 है। और इसके बाद आपको ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, ये भी चले लिख लेते हैं। ए पॉइंट है वो आपके पास 3 और x है, और बी जो पॉइंट है इसमें 5 और 8 आ जाता है। तो बेसिकली आपने इस क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्लोप दी हुई है तो आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जी ग्रेडियंट या स्लोप का फार्मूला आपके पास क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास फार्मूला है जी ग्रेडियंट, जिसको हम स्लोप भी कहते हैं, जो कि इक्वल होता है एम के, और इसका ये फार्मूला है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इसको हम यूँ सिंपल करके लिख लेते हैं, बजाय ये सारा लिखने के हम सिंपल m लिख रहे हैं। m इक्वल है जी y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 के। अब अगर आप देखें तो m की वैल्यू तो आपको गिवन है, जो कि कितनी है जी 4। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 4। अब y2 माइनस y, ये वैल्यूज़ भी आपको गिवन है। देखें ये आपके पास x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2 आ जाएगा। आप वो वैल्यूज पुट करें जरा, देखें y2 माइनस y1 यानी कि 8 माइनस x आ जाएगा, 8 माइनस x डिवाइड बाय, अब x2 माइनस x1 तो 5 माइनस 3,
तो ये आ जाएगा जी 5 माइनस 3। 8 माइनस एक्स डिवाइड बाय 5 माइनस 3 होता है जी 2। अब ये 2 जो डिवाइड हो रहा है ये 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 जब इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 8 बन जाएगा। 8 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। अब आपने x का वैल्यू निकालनी है ना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 8 है इसके साथ कोई साइन है तो प्लस का होता है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 8 हो जाएगा और इधर माइनस एक्स। 8 माइनस 8 होता है जी 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स। 0 को आप इधर ला के 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो ये सारा 0 ही हो जाएगा। तो इट्स मीन, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके x को इधर लिख लें, x इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ चुकी है जी जो कि आपने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है जी हमारे पास, फाइंड के इफ लाइंस पासिंग थ्रू ए बी एंड बी सी। एक ये 2 पॉइंट हैं, फिर एंड लिखा हुआ है और ये 2 पॉइंट हैं आर पैरेलल। देखें जी, अब इसमें बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें जब आप जिन्होंने यूज़ कर दिया, पर मैं आपको ज़रा बता दें क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। देखें आपको अगर 2 पॉइंट्स दिए हों तो आप स्लोप फाइंड कर लेते हैं। एक स्लोप इनकी आ जाएगी, इसी तरह इनकी स्लोप भी आ जाएगी, दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी। अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चल गया कि इसकी स्लोप और इसकी स्लोप आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि ये पॉइंट्स और ये इनकी लाइंस आपस में पैरेलल हैं। तो ये याद रखना है, जब पैरेलल हों 2 लाइंस तो उनकी जो स्लोप या ग्रेडियंट होती है वो आपस में इक्वल होती है। ये वाला पॉइंट्स आप समझने के लिए आपकी जो बुक है, बुक का पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे हम पढ़ लेते हैं बल्कि यहाँ से ही। अगर यहाँ पर ये आप देखें, ये पॉइंट लिखा हुआ है, इफ़ 2 नॉन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल। अगर कोई सी 2 लाइन पैरेलल हों तो उनके ग्रेडियंट्स या स्लोप आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका स्लोप और इसका स्लोप फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे और इस तरीके से हमारे पास फिर के की वैल्यू आ जाएगी। तो पहला टारगेट यह है कि इसका और इनका स्लोप फाइंड करते हैं। तो ये मैंने दोनों की हेडिंग्स बना लीजिए। अब स्लोप ऑफ लाइन ए बी, तो जब हम ए बी की स्लोप फाइंड करें तो हमें ए और बी चाहिए। अब हमारे पास जो सिंपल सा फार्मूला है जी, स्लोप को आपको पता है एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये स्लोप किसकी है जी, ए बी की है। इसके साथ आप ए भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, जिसके लिए 1 लिख लें, इसके लिए 2 लिख लें, या इसके लिए ए भी लिख लें। तो मैं ए भी लिख रहा हूँ जी। फार्मूला हमारे पास ये है स्लोप का y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये आपके पास जी x1 है और ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। अब ये वैल्यूज पुट करें ज़रा, y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 हो जाएगा, और x2 माइनस ये आ जाएगा जी 3 माइनस के। तो 5 माइनस 2 ये हमारे पास 3 डिवाइड बाय 3 माइनस के। या मज़ीद ये सॉल्व नहीं हो सकता, बस इसको आप इधर ही छोड़ दें। ये आपकी स्लोप फाइंड हो गया जी ए बी की। अब आप स्लोप फाइंड करेंगे सी डी की। तो आपको पता है जी स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप सी डी की फाइंड करने लगे हैं। फार्मूला है जी y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये x1 है, y1, ये x2 और ये y2। अब वैल्यूज पुट करें जी, 8 माइनस, देखें अब बल्कि 7, अब एक फार्मूला का माइनस और एक ये माइनस, ये हो जाएगा +1 डिवाइड बाय इसी तरह 8 माइनस 5 आ जाएगा जी। इसको सॉल्व करें तो 8 डिवाइड बाय 3। अब ये चूँकि सॉल्व नहीं हो सकता, इसको इसी तरह रहने दें। तो ये आपकी स्लोप फाइंड हो गया सी डी की। अब ये कहा गया था कि ये इनकी ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब भी पैरेलल हों तो वो आपके इनकी स्लोप्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे कि गिवन है कि एज गिवन ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो इनकी फिर स्लोप्स यानी कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल होगी जी स्लोप ऑफ सी डी की। अब ए बी की स्लोप जो है वो हमारे पास गिवन है 3 डिवाइड बाय 3 माइनस के, और सी डी की जो है वो 8 बाय 3 है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3, इसी तरह ये 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस के, और ये बन जाएगा जी 9। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 24, 8 3 24 माइनस ये 8 के, 24 इधर आके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 8 के रह जाएगा। 9 माइनस 24 ये होता है जी -15 के,
और इधर -8k के, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल, हमें k की वैल्यू चाहिए, 8 इधर आके इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इसको आप यूँ लिख दे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, k को इधर लिख लें और ये 15 डिवाइड बाई 8 आप कर लें, तो ये आपका जो है जो k की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी वो फाइंड हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड k। अब k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ लाइंस पासिंग थ्रू पी क्यू एंड आर एस आर परपेंडिकुलर। आप देखें जी, एक पॉइंट आपका ये लाइन जो है वो पी क्यू है और दूसरा आपके पास आर एस है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जब भी दो लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, अब बेसिकली ये एक लाइन है, इसी तरह ये एक दूसरी लाइन है, ठीक है, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो आपकी बुक में एक सिंपल सा फार्मूला भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसका फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है जी कि अगर कोई सी दो लाइन परपेंडिकुलर हों, आप उन दोनों के ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड कर लें और दोनों का स्लोप फाइंड करने के बाद आप दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लें -1 के। बेसिकली ये फार्मूला है आपका कि दोनों के स्लोप्स इक्वल कर लें -1 के, ठीक है। आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, आपको ये दो पॉइंट्स दिए हों तो हम इनका स्लोप फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह इनका भी स्लोप फाइंड करेंगे। तो देखिए मैंने हेडिंग्स बना ली हैं। स्लोप फाइंड करने के बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे फार्मूला यूज़ करना है। अब स्लोप फाइंड करना है जी यहाँ पर पी क्यू का, इसको आप 1 भी कह सकते हैं, इसको आप 2 भी कह सकते हैं, M1 M2, मैं पी क्यू कर रहा हूँ। अब फार्मूला क्या है जी, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ये वैल्यूज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं, x1 y1 x2 और y2। अब देखें जी y2 - y1 तो 7 - 2 हो जाएगा और नीचे जो है वो 4 + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 4 है, माइनस फार्मूला में भी आता है, इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5 डिवाइड बाय 5 जो कि इक्वल है 1 के। तो ये आपकी स्लोप फाइंड हो गया जी पी और क्यू की। अब स्लोप ऑफ लाइन आर एस, तो एम से मुराद स्लोप है किसकी जी, आर एस की। फार्मूला है जी y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 के। ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। वैल्यूज पुट करें जी, 10 - k डिवाइड बाय 7 - 2, ठीक है। अब 10 - k तो सॉल्व नहीं हो सकता, ये इसी तरह ही आ जाएगा, 10 - k ही डिवाइड बाय ये हमारे पास आ जाएगा 5। ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता तो इसको आप इसी तरह रहने दें। ये आपकी स्लोप फाइंड होगी आर एस की। अब देखें, जब ये कहा गया था कि वो ये लाइन और ये लाइन, ये बेसिकली एक लाइन है, दो पॉइंट से मिलकर एक लाइन बन जाती है, इसी तरह ये लाइन ये परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर हों तो उनकी स्लोप्स जो होती हैं वो एक दूसरे के, आप यूं कह सकते हैं रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल, या डायरेक्ट आप फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला गिवन है जी तो ज़्यादा बेहतर है। तो लिख दिया एज गिवन पी क्यू एंड आर एस आर परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ पी क्यू मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ आर एस इक्वल हो गए जी -1 के, ठीक है। अब ये जो फार्मूला बना, ये आप जो हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर कोई दो चीज़ें परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप जो है वो रेसिप्रोकल भी होती हैं। आप यूँ भी कर सकते हैं, स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दूसरी जो वैल्यू है स्लोप ऑफ आर एस, लेकिन फिर भी ये इधर आके से मल्टीप्लाई होगी तो यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अब पी क्यू की जो स्लोप है वो आपके पास 1 है, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई और आर एस की जो है वो 10 - k डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू -1। अब ये सारा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, 10 - k डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू -1। ये 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10 - k इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। हमें k की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये -k इधर ही रहेगा, तो ये 10 इधर आके -10 हो जाएगा और ये -15 और ये -k, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर दें तो k इज इक्वल टू 15 आपके पास वैल्यू आ जाएगी और यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूजिंग स्लोप्स प्रूव दैट पॉइंट्स x, y एंड z आर कोलिनियर। अब कैसे हमें पता चलेगा जी कि 3 पॉइंट्स हैं x, y एंड z आर कोलिनियर। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोलिनियर होता क्या है।
कोलिनियर का मतलब ये है कि 3 पॉइंट्स हैं, जैसे ये एक्स वाई और जी, ये एक ही लाइन के ऊपर हों। जैसे एक पॉइंट ये है, जैसे सपोज कर लें ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर ये एक्स कर लें, ये वाई कर लें और ये जी कर लें। अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर हों तो उनको कहते हैं कोलिनियर। ठीक है, तो अब हमने ये चेक करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, मतलब एक ही लाइन के ऊपर हैं या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? यूजिंग स्लोप्स। आप फार्मूला यूज कर सकते हैं स्लोप्स का। पहले मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ कि 3 पॉइंट्स एक्स वाई एंड जी आर कोलिनियर। ये 3 पॉइंट्स तब कोलिनियर होते हैं इफ ग्रेडियंट या स्लोप्स उनकी, मतलब एक्स वाई की, ठीक है, एक्स वाई फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स या एक्स जेड भी इसको आप कह सकते हैं, अगर इनकी स्लोप्स आपस में इक्वल हो। मतलब क्या हुआ कि आप पहले ये स्लोप्स तीनों फाइंड करेंगे, अगर तीनों का आंसर इक्वल हुआ तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें जी, हमने हेडिंग बना ली है। स्लोप्स को आपको पता है एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर स्लोप हम फाइंड करेंगे एक्स वाई की, हमें एक्स और वाई चाहिए। यहाँ पे स्लोप वाई और जेड की, वाई और जेड पॉइंट चाहिए होंगे। और यहाँ पर एक्स जेड, या इसको आप जेड एक्स भी कह सकते हैं। अगर आप एक्स जेड लिख रहे हैं, एक्स पहले लिख लें फिर वाई जेड, जेड को बाद में। ठीक है जी, अब स्लोप फाइंड करने का जो आपके पास फार्मूला है वो ये फार्मूलाज हैं। आप सिंपली इनके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करें। अगर तीनों का आंसर इक्वल हुआ तो ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब ये हमारे लिए जी x1 है, ये y1 और ये x2 और ये y2। वैल्यूज ज़रा इसमें पुट करें तो y2 माइनस y1, तो ये 7 प्लस 3 हो जाएगा। चूंकि देखें 7 और एक फार्मूला के अंदर माइनस है और एक ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस। अब इसी तरह x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 0, 4 माइनस 0, तो ये हमारे पास ही बनेगा 7 प्लस 3 10, 10 डिवाइड बाय 4। और ये सॉल्व हो के मज़ीद भी सॉल्व हो सकता है, 2 2 4 2 5 10, तो ये 5/2 आ गया। अब नेक्स्ट इसका चेक करते हैं जी, तो ये हमारे लिए x1 y1, ये x2 और ये y2 है। वैल्यूज पुट करें तो y2 माइनस y1, तो 12 माइनस 7 डिवाइड बाय 6 माइनस 4। ठीक है, और 12 माइनस 7 ये हमारे पास होता है जी 5 डिवाइड बाय 2, 5/2। देखें ये भी 5/2 आ गया, ये भी 5/2 और ये भी 5/2। लास्ट वाला देख लेते हैं जी, तो ये x1 y1 x2 और ये y2, तो 12 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 12 प्लस 3। ठीक है जी, और फिर नीचे 6 माइनस 0, तो ये हमारे पास 15/6। और इसको सॉल्व करें तो 3 2 6, 3 5 15, तो ये 5/2। अब देखें तीनों का आंसर जो है वो हमारे पास सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस, चूँकि स्लोप ऑफ एक्स वाई इक्वल है स्लोप ऑफ वाई जेड के, और ये इक्वल है एक्स जेड के, जो कि तीनों का आंसर इक्वल है 5/2 के। अगर तीनों की स्लोप्स आपस में इक्वल है, सो द पॉइंट्स एक्स वाई एंड जी आर कोलिनियर, मीन्स लाई ऑन द सेम लाइन, मतलब एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, फाइंड वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है इफ पॉइंट्स p, q एंड r आर कोलिनियर। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा है कि अगर कोई से पॉइंट्स कोलिनियर हों, जैसे कि मैं आपको ये पहले समझा देता हूँ। देखिए सपोज इफ पॉइंट्स p, q एंड r आर कोलिनियर, अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, देन ग्रेडियंट गैस इनका जो स्लोप होगा किसका जी? पी क्यू का, फिर इसी तरह क्यू आर का, और फिर इसी तरह पी आर का, या इसको आर पी भी आप कह सकते हैं अगर आर उनका इक्वल हो। मतलब इन तीनों का स्लोप, ये हमसे मराद स्लोप किसका? पी क्यू का, क्यू आर का और पी आर का, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो यहाँ पे तो गिवन है कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। तो आप फिर y की वैल्यू फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों में से किसी दो का स्लोप फाइंड करेंगे और आपस में इक्वल करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी कैसे? देखें ये मैं स्लोप फाइंड कर रहा हूँ जी पी क्यू का और क्यू आर का। अब स्लोप फाइंड करने का आपको तरीका पता है, पी क्यू का अगर आप फाइंड करें, पी और क्यू पॉइंट्स चाहिए, ये आपके पास फार्मूला है, इसी तरह ये फार्मूला है। आप वैल्यूज पुट करें जी, ये आपके पास x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है जी, इस वैल्यू पुट कर लेते हैं तो y2 माइनस y1 2 माइनस y,
ये 2 माइनस वाई डिवाइड बाय 5 माइनस 4 आ जाएगा। तो ये 2 माइनस वाई, इसी तरह आप 5 माइनस 4 ये होता है 1 के, इसको आप 2 माइनस वाई लिख सकते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। सेम यहाँ पर ये आपका x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। आप वैल्यूज पुट करें ज़रा, तो y2 माइनस y1, तो ये 2y प्लस 1 ये y2 की वैल्यू है, ठीक है जी, माइनस अब y1 की वैल्यू ये 2 है, डिवाइड बाय x माइनस 2, तो ये 6 माइनस 5, तो ये 2y, देखिए प्लस 1 माइनस 2, ये माइनस 1 आ जाएगा, डिवाइड बाय 6 माइनस 5 1, इसको भी आप 2y माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखें, अब जब उसने कहा था कि ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, मतलब इनका जो आपने ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड किया इन दोनों का, ये दोनों का आपस में आप इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है जी। सो ये मैंने लिख लिया एज गिवन दैट पी क्यू एंड आर कोलिनियर। तो कोई से दो, मैंने तो ये दो फाइंड कर लिया, आप कोई और कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं, टोटल 3 है। तो अब पी क्यू की वैल्यू हमारे पास है जी 2 माइनस वाई, और क्यू आर के जो स्लोप की वैल्यू है वो है 2y माइनस 1। अब इसमें आप क्या करें, हमने y को एक तरफ कर लेना है और ये नंबर एक तरफ कर लेना है। तो आसान तरीका ये है कि बेशक आप इस 2y को इधर ले आएँ या इसको इधर ले आएँ। तो ये ज़रा छोटी वैल्यू है, ये बड़ी है, तो हम बड़ी की तरफ ले आते हैं इसको। ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई, और ये 2, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1। आप इसको इधर ले आएँ तब ये सॉल्व हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी 3 2y और y, ये भी 3y, आपको y की वैल्यू चाहिए थी, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास 1 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 1, और ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव बाय यूजिंग स्लोप्स दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। हमने देखना है कि ये जो 3 वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है जी, पहले ये समझना ज़रूरी है। देखें जी कि लेट्स सपोज ये जो ट्राइंगल है जिसमें ये साइड और ये साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और यहाँ पर 90 का एंगल बने, यानी कि ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ये साइड परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर 90 का एंगल बनाती है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अब वर्टिसेस बेसिकली वर्टेक्स से वर्ड निकला हुआ है, ये कॉर्नर है, एक ये है और एक ये है। ये चूँकि जब एक है तो हम वर्टिक्स कहते हैं इसको वर्टिक्स, ये वर्टिक्स। जब 2 या 2 से ज़्यादा हो जाए तो वर्टिसेस वर्ड यूज़ हो जाता है। अब ये साबित करना है कि ये जो तीनों वर्टिसेस हैं ये राइट ट्राइंगल के हैं, किसी और ट्राइंगल के नहीं हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा जी ये राइट ट्राइंगल के हैं? मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। देखिए ये साइड और ये साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, मीन 90 का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। तो हम लेट्स सपोज ए बी, फिर इसी तरह बी सी और फिर सी ए या ए सी, तीनों का स्लोप्स फाइंड करेंगे, ठीक है। और स्लोप फाइंड करने के बाद ये मैं आपको पहले ये पढ़ा देता हूँ फिर बताता हूँ। देखिए प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट्स। अब यहाँ पर 3 पॉइंट है ए बी सी, तो इनकी मदद से एक स्लोप फाइंड होगा ए बी का, फिर बी सी का और फिर सी ए या इसको ए सी कह सकते हैं। ये तीनों हम स्लोप्स फाइंड करेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ एनी 2 लाइन सेगमेंट। इनमें से कोई से 2 का अगर हम प्रोडक्ट लें, अगर वो -1 के इक्वल आ रहा है तो मतलब ये होगा कि वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इट्स मीन यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है। जब 90 का एंगल बन रहा है तो वो प्रूव हो जाएगा कि वो राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हमारा पहला काम ये होगा कि हम इन तीनों के स्लोप्स फाइंड करेंगे। ये देखिए मैंने हेडिंग्स बना दी हैं, स्लोप ऑफ ए बी, फिर इसी तरह बी सी और ए सी। ए बी में आपको पता है ए बी चाहिए होता है, इसमें बी सी और इसमें ए सी। फार्मूलाज भी तीनों लिख दिए हैं, आपको भी आते हैं इसलिए मैंने लिख दिए हैं। आप वैल्यूज पुट करके देखते हैं जी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x1, ये y1, ये x2 और ये y2। आप वैल्यूज ज़रा इसमें पुट करें जी। तो y2 माइनस y1, तो ये हमारे पास बन रहा है जी -5 प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह -5 -3, तो ये बनेगा जी -4 डिवाइड बाय -8, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8 1/2, ठीक है जी। नेक्स्ट ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2।
अब इसमें वैल्यू ज़रा पुट करते हैं, तो y2 माइनस y1 तो 3 माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है, और इसी तरह 1 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो ये 8/6, तो 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, तो ये 4/3 आ गया। नेक्स्ट ये x1 y1 x2 और y2 वैल्यू ज़रा पुट करें जी, इसमें 3 माइनस माइनस प्लस 1 और ये 1 माइनस 3, ठीक है जी, तो ये 4/-2 और ये 2 1 2 2 4, तो ये -2 आ गया। अब आपने ये देखना है, क्योंकि हमने कहा था दोनों इन तीनों में से कोई से दो का प्रोडक्ट लें, तो वो -1 के अगर इक्वल आ जाए तो वो इसका मतलब है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब ज़रा आप देखें इनमें से कौन से दो को मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाए। बेसिकली इससे आएगा, देखें 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और ये -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, तो मुझे आइडिया हो गया जी कि इसके और इसकी मदद से 1 आ सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करने लगा हूँ जी, स्लोप ऑफ ए बी का प्रोडक्ट लेने लगा हूँ स्लोप ऑफ ए सी के साथ, क्योंकि ए बी की वैल्यू है 1/2 मल्टीप्लाई फिर ए सी की वैल्यू है -2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 आ जाएगा। इससे ये बात साबित होगी ए बी और ए सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर जो राइट ट्राइंगल बनेगी वो कुछ यूँ है, देखें आप इन दोनों में ना ए इसमें भी है इसमें भी है, मतलब ए आपने कॉमन रखना है, फिर बी और सी, यहाँ पर आप बी कर लें यहाँ पर सी कर लें, इस तरीके से ये ए भी बन सकता है और ये ए सी बन सकता है। तब ये वाली लाइन और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये साबित हो गया कि ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि -1 के इक्वल आ जाए तो वो परपेंडिकुलर के इक्वल होते हैं। तो जब परपेंडिकुलर हो तो इट्स मीन 90 का एंगल बन रहा है, और 90 का एंगल बने तो वो राइट ट्रायंगल ही होती है। सो ये हमने लिख दिया जी कि ए बी एंड ए सी आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर द पॉइंट्स ए बी सी फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल विद द राइट एंगल, मतलब 90 का एंगल कहाँ पे बन रहा है, ए के ऊपर। तो ये भी ज़रा इंपॉर्टेंट होता है कि आप ए बी सी, इसको आप डायरेक्ट नाम नहीं दे सकते, ए कर लें इसको बी कर लें, बल्कि इससे क्लियर होगा कि जब दो का प्रोडक्ट कौन से दो का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है, उसी हिसाब से आप जो है ना वो राइट एंगल देखेंगे कि किस पॉइंट पे बन रहा है। अब ए पे जो है वो 90 का एंगल बन रहा है, इसलिए हमने मेंशन कर दिया विद राइट एंगल एट ए, ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है वो प्रूव हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, यूजिंग स्लोप प्रूव दैट ए बी सी एंड डी आर वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब मैं आपको पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हम क्या कुछ करेंगे और ये कैसे प्रूव होगा कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। देखें जी, हम इसमें ये करेंगे कि पैरेललोग्राम में ये होता है बेसिकली कि ये साइड और ये साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इसी तरह ये साइड और ये साइड भी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर ये बात साबित हो जाए कि ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये क्लियर हो जाता है कि ये पैरेललोग्राम है। लेकिन यहाँ पर हम कैसे ये प्रूव करेंगे कि ये पैरेलल हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं? तो ये मैंने आपके सामने एक लाइन लिखी हुई है कि इफ़ टू लाइन्स हैव सेम ग्रेडियंट या स्लोप, अगर लेट्स सपोज हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं इस लाइन का और इसका भी स्लोप फाइंड करते हैं, अगर दोनों का स्लोप इक्वल या सेम हो जाता है तो इट्स मीन ये दूसरे के पैरेलल हैं। इसी तरह इन दोनों का स्लोप फाइंड करेंगे और अगर ये स्लोप इनका सेम होता है तो इट्स मीन ये भी एक दूसरे के पैरेलल है। अच्छा, ये चीज़ कंडीशन जो है वो रेक्टेंगल में भी होती है, तो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि मज़ीद आपने इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि ये पैरेललोग्राम है ये रेक्टेंगल है। ठीक है जी, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि ये प्रूव करें कि ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम के हैं या रेक्टेंगल के हैं, तो फिर आपको वो स्टेप भी करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे जी, हम इसके स्लोप्स फाइंड कर लेते हैं इन चारों साइड्स के, ठीक है, और इन दोनों का अगर इक्वल हुआ और इन दोनों का इक्वल हुआ तो ये प्रूव हो जाएगा पैरेललोग्राम है। और रेक्टेंगल वाला पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊंगा। अब स्लोप बेसिकली आपने फाइंड करना है जी ए बी का, फिर इसी तरह बी सी का, और फिर सी डी का, और फिर डी ए या ए डी का। ठीक है, जैसे ये मैंने देखे, मैंने हेडिंग्स बना ली हैं सबकी ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। स्लोप ऑफ ए बी, आपको पता है इसमें ए और बी पॉइंट चाहिए होगा, इसी तरह बी सी में बी और सी। स्लोप ऑफ सी डी, इसमें सी और डी चाहिए। स्लोप ऑफ ए डी, या इसको आप डी ए भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ए डी लिख रहे हैं तो पहले ए लिख लें फिर डी, अगर डी ए लिख रहे हैं तो डी पहले लिखें फिर ए बाद में। अब आपको पता है ये स्लोप का फार्मूला है, इसको आप 1 2 3 और 4 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके हिसाब से कर लिया। ये ए बी है तो मैंने यहाँ पर ए बी लिखा। एम से मराद स्लोप, स्लोप किसकी फाइंड करें, ए बी की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं जी ये x1 है
और ये y1, इसी तरह ये x2 और ये y2 है। अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे जिस फार्मूला में, तो हमारे पास स्लोप फाइंड हो जाएगी। अब देखें y2 माइनस y1, तो ये 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 आ गया, डिवाइड बाय x2 माइनस x1 यानी कि 6। और ये देखें ये फार्मूला में भी माइनस होता है और एक माइनस इसके साथ है, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करें, 3 माइनस 1 तो ये 2 आएगा, और 6 प्लस 2 ये आ जाता है जी 8। इसको मज़ीद आप डिवाइड कर लें तो ये आपके पास 2 1 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8, तो ये 1/4 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसका स्लोप फाइंड करते हैं, तो ये x1 y1 x2 और y2 हो गया। अब ये सारी वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करें तो 5 माइनस 3 आएगा जी, 5 माइनस 3 डिवाइड बाय 10 माइनस 6, ठीक है। और इसको अब सॉल्व करें, 5 माइनस 3 ये 2 आ जाएगा, और 10 माइनस 6 4, और ये 1/2 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, 1/2। नेक्स्ट इसी तरह ये दोनों भी आपने सॉल्व करना है जी, वेरी सिंपल है, x1 y1 x2 और y2 होगा। इसको भी नाम दे देते हैं x1 y1 x2 और y2। अब वैल्यूज इसमें पुट करनी है, देखें y2 माइनस y1 तो 3 माइनस 5 आ जाएगा, और x2 माइनस x1 तो ये 2 माइनस 10 बन रहा है, तो ये -2 आएगा, डिवाइड बाय माइनस जो है वो 8 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, और ये भी 1/4 आ जाता है। नेक्स्ट को अगर आप देखें तो ये वैल्यूज पुट करें जी, तो 3 माइनस 1, ठीक है, 3 माइनस 1 आ गया, और इसी तरह 2 वो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो ये 2 डिवाइड बाय 4, ठीक है, 2 डिवाइड बाय 4, और ये मज़ीद सॉल्व होके 1/2 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखें इनमें से कौन सी दो साइड्स का स्लोप आपस में इक्वल है। जैसे ये जो साइड है ए बी, इसका स्लोप इसके साथ अगर आप देखें तो ये दोनों इक्वल हैं, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। यहाँ पर आप लिख लें, इसमें आप क्या लिख लें कि इससे ये बात पहले आप ये भी वाज़ह कर लें कि ए बी इक्वल है सी डी के। इट्स मीन ये आपकी डायग्राम है, अगर इसको आप नाम दे दें तो ये ए बी है और ये सी डी है। बेशक इधर सी लिख लें, इधर लिख लें, ये आपकी मर्जी है। चलो मैं इधर ही लिख देता हूँ सी और डी, जैसे तरतीब ए बी सी और डी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इक्वल है सी डी के या डी सी के, ये एक ही बात है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और इसी तरह भी बाकी जो दो साइड बनती हैं, ये 1/2 और ये 1/2, ये बी सी थी, यानी कि बी सी इक्वल है ए डी के। अच्छा, अब ये चीज़ क्लियर होगी। पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लिखना ये है कि स्लोप ऑफ ए बी जो है, इसको बल्कि छोटा सा करके लिखें ऐसे, ए बी की जो स्लोप है वो इक्वल है इसके जी स्लोप ऑफ, एम से मराद स्लोप है, ठीक है, यानी कि ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, तो ये सी डी की है। इन दोनों की स्लोप आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो है वो पैरेलल है। पैरेलल की आप इस तरीके से जो है ना वो लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल है। ए बी पैरेलल है इसके जी सी डी के, नहीं तो आप वर्डिंग में लिख सकते हैं ऐसे कि ए बी इज पैरेलल, ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक हो गया जी। इसी तरह आप दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि जो स्लोप है जी किसकी, स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, स्लोप बी सी की इक्वल है किसके, ये देखें ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, स्लोप ऑफ ए डी के। इन दोनों के स्लोप अगर इक्वल हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ना वो बी सी जो है वो पैरेलल है इसके ए डी के। या इसको आप वर्डिंग में लिखना चाहें तो आप यूँ भी लिख सकते हैं कि बी सी इज़ पैरेलल, ठीक है जी, पैरेलल टू ए डी। लेकिन जब ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये तो पैरेललोग्राम है। तो फाइनली हमने लिख दिया जी कि एज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑपोजिट साइड तो पैरेलल हैं, सो देयरफॉर द पॉइंट ए बी सी एंड डी आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि सर ये कंडीशन तो रेक्टेंगल में भी वैसे ही होती है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये पैरेललोग्राम ही है या रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी यही होता है कि ऑपोजिट साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। देखें जी, अब अगर आपने रेक्टेंगल के लिए देखना है तो आप यूँ देख सकते हैं। रेक्टेंगल में आपको पता है कि जैसे मैं आपको ना समझाने के लिए शेप बना रहा हूँ कि रेक्टेंगल शेप ऐसी होती है जिसमें ये साइड और ये साइड इनके बीच में यहाँ पे 90 का एंगल बनता है।
ये रेक्टेंगल की बात हो रही है, ठीक है। ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये समझ लें रफ वर्क है हमारा, ठीक है, रफ वर्क। जबकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, यहाँ पे जो एंगल है वो 90 का नहीं होता। अगर यहाँ पे 90 का एंगल है तो इसका मतलब है ये साइड और ये साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर होने तभी 90 का एंगल बनता है। तो यहाँ पर आप देख लें, लेट्स सपोज एक साइड ये वाली सपोज कर लें 1/2 है, क्योंकि वो दोनों साइड 1/2 हैं, और ये जो है ये बड़ी वाली ये समझ लें 1/4 है। तो अगर आप, क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी है कि अगर दो साइड्स का प्रोडक्ट इक्वल आ जाए -1 के, ठीक है, तो वो एक दूसरे के क्या होती हैं जी, परपेंडिकुलर होती हैं। अगर उनका जो स्लोप का जो प्रोडक्ट है, जैसे आपको पिछले कुछ क्वेश्चन में बताया हुआ है, आपकी बुक में भी मेंशन है कि अगर कोई सी दो स्लोप्स का आप प्रोडक्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एक की स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m2 है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो वो ये होता है कि ये दोनों साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें क्या इन दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है, बल्कि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखें -1 तो नहीं आ रहा। इट्स मीन ये साबित हो गया कि ये जो दो साइड्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। जब परपेंडिकुलर नहीं है तो इससे ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि वो रेक्टेंगल भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर ये तब बात आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग हो जाए, ये पूछा जाए कि ये बताएं कि ये पैरेललोग्राम के हैं या रेक्टेंगल के, फिर आपको कोई सी दो साइड्स जिसमें रेक्टेंगल होगी, ऑटोमेटिकली आप दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे दो स्लोप्स का, दो साइड्स का, तो वो ऑटोमेटिकली -1 के इक्वल आ जाए और इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई से भी दो का अगर आप प्रोडक्ट लें तो वो -1 के इक्वल नहीं आ रहा। सो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये रेक्टेंगल भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, PQR and S आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये वर्टिसेस हैं किसके जी, पैरेललोग्राम के, ठीक है। जैसे ये PQR ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम की, ये बात हमने, बल्कि ये चीज़ हमें ऑलरेडी दी गई है। फाइंड हमने करना है ये जो पॉइंट P है, देखें बाकी सब की वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन P अगर आप देखें तो इसमें X और Y पता नहीं है, तो ये हमने फाइंड करना है। और इसमें हमें ये कहा गया है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के ही हैं। अब इससे हमें क्या फ़ायदा हो जाएगा, देखें जब ये पॉइंट्स पैरेललोग्राम के हैं तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। जब पैरेलल हैं तो इट्स मीन इन दोनों की जो स्लोप है वो आपस में इक्वल है। इसी तरह ये भी जो है ना एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जब पैरेलल हैं तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि उनकी स्लोप्स भी आपस में इक्वल होती हैं अगर वो पैरेलल हैं। इट्स मीन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस लाइन की स्लोप, ठीक है, यानी कि स्लोप यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि स्लोप को आपको पता है m से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि m किसकी जी, स्लोप PQ की। PQ की जो स्लोप है वो हम इक्वल कर सकते हैं किसके, SR या इसको RS आप कह सकते हैं, ठीक है। जो आप बेहतर समझें कोई मसला नहीं है, इसको SR कर लें, ठीक है। इन दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी क्योंकि ये पैरेलल है। पैरेलल कैसे हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम शेप है, ठीक है। इसी तरह आप जो है ना वो स्लोप PS की और QR की भी आपस में इक्वल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये पैरेलल हैं, क्योंकि ये शेप ही पैरेललोग्राम है तो इसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो इसकी स्लोप भी आप पैरेलल कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहता हूँ जी कि स्लोप ऑफ PS ये इक्वल होगी स्लोप ऑफ QR के, ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी, एक यहाँ से और एक यहाँ से, उनको आपस में सॉल्व करके हम P फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बड़ा इजी है। अभी देखें हम यहाँ पर आपको पता है स्लोप का हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इसी तरह इसका भी फार्मूला हम लगा सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब इसमें आपको पता है P Q है ना, तो यहाँ पर आपको P और Q की वैल्यू चाहिए, तो बेशक यहाँ पर लिख लें अलग से, P की वैल्यू यहाँ से ऊपर आपसे देख लें XY है, और जो Q की वैल्यू है जी वो आपके पास है -2 और 2। यहाँ पर S और R की वैल्यू आपको चाहिए, तो यहाँ पर S भी लिख लें, S की वैल्यू आपके पास है जी 10 और 1 ये लिखी हुई है, और इसी तरह जो R की वैल्यू है वो 1 और 4 है। तो ये आपके लिए X1 है, ठीक है, और ये Y1 है, ये X2 और ये Y2। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर आप पुट करें, ठीक है। Y2 माइनस Y1 तो ये 2 है, 2 माइनस Y तो ये हो जाएगा जी 2 माइनस Y
डिवाइड बाय, इसी तरह -2 माइनस एक्स, तो -2 माइनस एक्स हो गया। अच्छा, फिर इज इक्वल टू, क्योंकि ये इक्वल है, दोनों इक्वल हैं तो बेशक यहाँ पर भी इक्वल बना लें, कोई मसला नहीं। ये आपको समझाने के लिए मैंने फार्मूला लिखनी, तो डायरेक्ट आप ये वैल्यू लिख लें। अब y2 माइनस y1, तो बेशक यहाँ पर मेंशन कर लें x1 y1 x2 और y2। अब 4 माइनस 1 हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 माइनस 10, 1 माइनस 10 हो गया। अब इसको क्योंकि मज़ीद सॉल्व तो नहीं कर सकते, ये 2 माइनस वाई ही रहेगा, 2 माइनस वाई डिवाइड बाय -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 3, और 1 माइनस 10 ये -9 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करें तो ये देखें, ये तो साइड इसी तरह रहेगी, ये आ जाएगा जी 1 और ये 3, 1/3, ठीक है, 1/3 माइनस में लिख लें अभी से एक साथ, और ये 2 माइनस वाई डिवाइड बाय -2 माइनस एक्स। अब यूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 3 -3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, या +3 कर लें तब भी ठीक है। तो 3 को हम जस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे जी, 3 2 माइनस वाई, और ये माइनस समझ लें 1 के साथ है, ठीक है, तो -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ -2 और माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये 3 2 ज़र 6 माइनस 3y इज इक्वल टू, ये माइनस मैंने साइन प्लस का हो जाएगा ये 2, और ये प्लस साइन इस वजह से ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा x। अब आप क्या करें जी, तो यहाँ पर आप ये x है, ठीक है जी, इसको आप इधर शिफ्ट कर लें, तो ये +3y, ठीक है, और ये 6 माइनस 2 हो जाएगा, 6 माइनस 2 होता है जी 4 इज इक्वल टू x प्लस 3y। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें, इसको इधर लिख लें x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, इसको आप नाम दे दें जी इक्वेशन 1 का। इसी तरह आप जो है वो ये जो दूसरी वैल्यूज़ हैं ये इनकी स्लोप्स फाइंड करेंगे, ठीक है जी। देखें फार्मूला आपके पास क्या है जी, मैं दोबारा यहाँ से लिख देता हूँ, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। इसी तरह ये y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। देखें यहाँ पे आपको पी एस चाहिए, तो यहाँ पर लिख लें पी आपके पास जो पॉइंट है पी ये लिखा हुआ है जी x और y, और इसके बाद s पॉइंट आपको चाहिए जो कि क्या है जी 10 और 1। इसमें q पॉइंट चाहिए, q आपके पास -2 और 2 है, और r जो है वो 1 और 4 हो जाएगा। अब आपको पता है ये x1 y1, ये x2 और ये y2 है, इसी तरह ये x1 y1 x2 और y2 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करें जी, y2 माइनस y1 तो 1 माइनस y डिवाइड बाय 10 माइनस x इज इक्वल टू, अब y2 माइनस y1 तो ये 4 माइनस 2 हो जाएगा जी, डिवाइड बाय 1, ये माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, 1 प्लस 2। ये सॉल्व तो नहीं हो सकते, ये इसी तरह सेम टू सेम आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लिख लें विषय पहले, नहीं तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और ये वैल्यू 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी, 10 माइनस एक्स, तो ये 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 20 माइनस 2x। अब यहाँ पर क्या करें, x वाली वैल्यू इधर ले आए, ठीक है, क्योंकि वैसे भी हमने फिर इधर ही लिखना होता है, ये जैसे x y किया था इसको इधर ले आए, तो ये माइनस में है ना, तो इधर आके +2x हो जाएगा, फिर -3y इज इक्वल टू 20, x y एक तरफ और नंबर्स एक तरफ, तो ये -3 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 17, ठीक है, और ये 2x माइनस 3y, इसको आप नाम दे दें जी इक्वेशन 2 का। अब ज़रा आप देखें तो जैसे इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते हैं, या तो x के कोफिशिएंट इक्वल किए जाते हैं या y के, तो y के तो ऑलरेडी इक्वल हैं, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, और आप दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर लें, ठीक है। अब ऐड कब करते हैं, देखें जब साइन डिफरेंट हों तो ऑटोमेटिकली आप ऐड करें, ठीक है। इसमें ये होता है बेसिकली हमारा टारगेट ये होता है या तो x और y इक्वल हो जाए, फिर ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे जी, ऐड कर लेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। कोई एक वैल्यू आप यहाँ पर ऊपर लिख लें, जैसे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 17, और दूसरी वैल्यू है जी x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। दोनों को ऐड करें, देखें कैंसिल हो गया। इसीलिए हम जब साइन डिफरेंट होंगे तो हम ऐड करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली कैंसिल। अगर साइन सेम हो फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट में ये होता है साइन चेंज हो जाता है, फिर ऑटोमेटिकली साइन डिफरेंट होकर ये कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 17 और 4 21, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 इधर से जाके डिवाइड हो जाएगा, 21 डिवाइड बाई 3,
तो ये आपके पास 7 आ जाएगा जी। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 7। अब ये वैल्यू आप जो है ना किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें, तो यहाँ पर ही हम कर लेते हैं ताकि इसी पेज के ऊपर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, ऐसे एरो भी बना लें। ठीक है, ये ऐसे एरो बन जाएगा ताकि ऊपर का सॉल्व करने लगे। अब ये आप पुट कर लें जी, इक्वेशन 1 में ही कर लेते हैं जी, पुट इन 1। बेशक आप 2 में पुट करें, ठीक है, मैंने लिख दिया पुट इन 1। 2 में पुट करेंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। 1 ज़रा छोटी वैल्यू है तो 1 ये वाली है जी। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं x + 3y = 4। अब x की वैल्यू 7 है हमारे पास, यहाँ पर हम 7 लिख लेंगे और ये हमारे पास 3y 4, ये -7 इधर आके हो जाएगा। 4 - 7 - 3 और ये 3y और ये जो 3 है ये -3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह ये -1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास y की वैल्यू भी आ गई। सो आप फाइनल अगर देखें तो जो आपके पास P पॉइंट था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था P जो है वो XY है। अब आप ये क्योंकि फाइंड भी कर लिया है, अब इसको आप देखें तो x की जगह आप क्या लिखेंगे, x की जगह आप लिखेंगे 7 और y की जगह आप क्या लिखेंगे जी, -1। ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, 3 वर्टिसेस ऑफ अ रम्बस आर A, B एंड C। 3 वर्टिसेस तो दिए हुए हैं और जो चौथा वर्टिक्स है वो आपने फाइंड करना है। अब सबसे पहले ये समझना लाजमी है कि ये रम्बस शेप कौन सी होती है। ये मैं आपके सामने एक रफ सी शेप बना देता हूँ जी, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पहले शेप बना लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये रम्बस शेप है कौन सी। जैसे आपको पैरेललोग्राम का आइडिया हो गया, रेक्टेंगल का आइडिया हो गया। अच्छा, रम्बस शेप जैसे स्केयर होता है ना, वैसे ही उसी तरह की समझ लें, क्योंकि स्केयर के आपको पता है चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो रम्बस में भी ऐसे ही है। चारों साइड्स इसकी आपस में लेंथ के हिसाब से चारों साइड्स इक्वल होती हैं। लेट्स इसको नाम दे देते हैं जी A, B, C और D कह देते हैं। अब इसमें ये होता है कि चारों साइड्स इक्वल भी होती हैं। इक्वल से मुराद ये है कि जैसे A B पैरेलल भी है C D के या D C के, इसी तरह AD जो है वो BC के पैरेलल होती है। ये चारों साइड मतलब एक दूसरे के भी पैरेलल होती हैं। तो इससे हमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम फोर जो वर्टेक्स है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे फाइंड कर सकते हैं जी, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं उसको कि वो है क्या। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी लेट फोर्थ वर्टेक्स। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, क्योंकि ये A, B और C है तो उसको हमने ऑटोमेटिकली डायग्राम में D कह दिया है तो D कह देते हैं जी। और D के कोई आप कोऑर्डिनेट्स रख लें, जैसे ये इसको X कह दें और दूसरे को Y कह लें। अब देखें, अब अगर ये चारों साइड्स इसकी इक्वल हैं तो A B पैरेलल है D C के या C D के, एक ही बात है। तो इस तरह फ़ायदा ये है कि आप इनकी स्लोप्स को आपस में इक्वल कर सकते हैं। स्लोप्स को इक्वल करके इसी तरह इनकी स्लोप्स को इक्वल करके सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं जी कि एज ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के या डी सी, ए की बात है। अगर पैरेलल है तो इट्स मीन इन दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होगी। ये बात याद रखनी है, जब दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप आपस में इक्वल होती है, यानी कि स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है, इक्वल होगी किसके जी, स्लोप ऑफ सी डी के। अब इजीली आप जो है ना इनकी स्लोप्स फाइंड करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह इधर भी इक्वेशन बनेगी। अब देखें ए डी पैरेलल है बी सी के, इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ ए डी जो है वो इक्वल होगी स्लोप ऑफ बी सी के। आप फार्मूला लगा के इनकी स्लोप्स फाइंड करें। अब फार्मूला आपको आता है जी, फार्मूला है y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। इसी तरह यहाँ पर भी फार्मूला है y2 - y1 और x2 - x1 के। तो यहाँ पर आपको ए बी के हिसाब से ना ये पॉइंट्स वैल्यूज़ लिखनी है। अब ए बी आपको पता है जी, ये गिवन भी है। यहाँ पर आप चाहें तो आप यहाँ पर साथ ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास क्या है जी, 2 - 1 है, और बी की जो वैल्यू है वो आपके पास 3 और 4 है। इसी तरह सी डी की लिख लें। सी की वैल्यू आपके पास -2 और 3 है। डी की वैल्यू आपने खुद से लेट की हुई है जो कि क्या है जी, एक्स और वाई है। अब वैल्यूज पुट करें इधर, ये आपके पास x1 है और ये y1, ये x2 और ये y। ये आपकी अपनी आसानी के लिए है, लाजमी नहीं है कि आप लिख के ही सॉल्व करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जी। ठीक है, 4 - -+1 हो जाएगा, तो ये 4 + 1 डिवाइड बाय 3 - 2, 3 - 2 हो गया। इसी तरह इज इक्वल, क्योंकि इक्वल है। अब यहाँ पर ज़रा वैल्यूज़ देखें तो ये x1, y1, x2 और ये y2।
y2 माइनस y1, तो ये y माइनस 3 हो जाएगा, y माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस माइनस प्लस 2, x प्लस 2 हो गया। अब इसको ज़रा आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4 प्लस 1 5 और डिवाइड बाय 1, ये तो चूँकि सॉल्व नहीं हो सकता, ये इसी तरह आ जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये वैल्यू 5 से जाके मल्टीप्लाई होगी तो 5x प्लस 2 और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, चूँकि 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो यही आ जाएगा। अब ये 5x प्लस 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू y माइनस 3। अब y को इधर शिफ्ट कर लें और नंबर से एक तरफ कर लें तो ये 5x माइनस 5 हो जाएगा और माइनस 3 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये आपके पास माइनस 13 आ जाएगा जी, 5x माइनस y। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। अब इसी तरह आप इसको सॉल्व करें, दो इक्वेशंस बनेंगे जी, फिर इनको सॉल्व करेंगे आपस में तो डिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर फार्मूलाज लिख लेते हैं दोनों के, तो ये हमने फार्मूलाज लिख लिए जी और इसके अकॉर्डिंग हमने ए डी भी लिख लिया और बी सी भी लिख लिया। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो y2 माइनस y1, तो y माइनस माइनस प्लस 1, तो y प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2। तो इसी तरह यहाँ पर y2 माइनस y1, तो ये हमारे पास 3 माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस 2 माइनस 3 आ जाएगा। तो ये ज़रा सॉल्व हो सकते हैं जी, -1 और -5, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये 1/5 आ जाएगा और ये वैल्यू इसी तरह आप लिख लें y प्लस 1 और x माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जी y प्लस 1 के साथ और ये वैल्यू 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगी 5y प्लस 5 और x माइनस 2। अब x को एक तरफ कर लें क्योंकि x इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -x और ये प्लस 5y इज इक्वल टू ये -2 और ये प्लस 5 इधर -5 हो जाएगा और ये -7 माइनस x प्लस 5। अब आप क्या नाम दे दें जी इसको, इक्वेशन 2 का। अब x या y के कोफिशिएंट इक्वल करें, तो अगर हम यहाँ पर देखें जी x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है, इसको 5 बनाने के आसान तरीका ये है कि इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इस इक्वेशन सारे को फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं जी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। देखें ये 5 से मल्टीप्लाई होके -5x प्लस जब ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 25y और ये 5 से मल्टीप्लाई होके -35। इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अब देखें इक्वेशन 1 और 3 में ज़रा कोफिशिएंट इसके भी इक्वल है, इधर भी 5 है, इसका साइन माइनस है, इसका प्लस, साइन डिफरेंट हो तो फिर आप ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे जी, ऐड इक्वेशन 1 एंड 3 को आपने ऐड करना है, ठीक है जी, सॉरी 3। कोई एक वैल्यू यहाँ पर आप ऊपर लिख लें, लाइक मैं इसको ही लिख लेता हूँ जी -5x प्लस 25y इज इक्वल टू -35 और साथ ये आ जाएगा जी 5x माइनस y इज इक्वल टू -13। अब इसमें ये दोनों कैंसिल हो गए, 25 यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 125 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 24y और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा जी -48। अब आप 24 को इधर ला के डिवाइड कर दें तो -48 डिवाइड बाय 24 करेंगे तो 24 का टेबल है 48 पे 2 टाइम जा रहा है तो -2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू है ये किसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं जी। तो इक्वेशंस में ये 1 2 और ये 3 है, तो इन तीनों में ज़रा 2 जो है वो छोटी वैल्यू है जी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पुट इन 2, ठीक है। तो यहाँ पर ही हम सॉल्व कर लेते हैं जी कि इसको 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले 2 लिख लेता हूँ, ये ऊपर लिखी हुई है जी -x प्लस 5y इज इक्वल टू -7। तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू है, ठीक है, -x प्लस, अब y की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया जी -2, ठीक है, इज इक्वल टू -7। अब ये -x, ये देखें ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल टू -7 और -7, ये जो -10 है इधर आके हो जाएगा +10 और ये हमारे पास आएगा जी 3, माइनस भी हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। सो इस तरीके से हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। जो हमने लेट किया था डी को हमने क्या लेट किया था जी x और y। अब इसकी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है।
जो कि क्या है जी, डी एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे -3 और वाई की जगह आप क्या लिखेंगे -2। ठीक है, तो ये -3 और -2 ये आपका फाइनल जो है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ अगर ये 3 पॉइंट्स दिए हुए, इनको हम सबसे पहले कोई नाम दे देंगे, ए बी और सी कह देंगे, आर वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये 3 जो वर्टिसेस हैं ये ट्राइंगल के हैं और इनकी हमने स्लोप्स फाइंड करनी है। फिर स्लोप्स ऑफ मीडियंस, मैं आपको बताऊंगा कि मीडियंस क्या होते हैं। इसी तरह स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड, ये मैं एल्टीट्यूड भी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या होता है। स्लोप ऑफ साइड, ये तो वेरी इजी है। सबसे पहले हम कोई ट्राइंगल बना लेते हैं, इसको लेट भी कर लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है जी। अब सपोज कर लें कि यहाँ पर हम जो है ना वो एक रफ सी ट्राइंगल बना लेते हैं जी, कि ये हमारे पास जो है वो कोई ट्राइंगल है। ठीक है, लेट्स इसको नाम दे दें जी ए बी और सी, इन पॉइंट्स को भी आप नाम दे दें। ठीक है, बेशक यहाँ पर लिख लें अलग से कि लेट ए जो है, पहले को हम ए कह देते हैं जो कि 5 0 है, और दूसरे को हम बी कह देते हैं 0 और 5, और तीसरे को हम सी कह देते हैं जो कि 8 और 8 है। ये ट्राइंगल भी बन गई। अब हमने सबसे पहले स्लोप्स फाइंड करनी है जी साइड्स की, ये ए बी है, इसी तरह बी सी है और ए सी है। स्लोप्स फाइंड करना आपको आता है जी, वेरी इजी है। तो ये सबसे पहले हमने हेडिंग बना ली पार्ट 1 की, स्लोप्स ऑफ साइड। तो ये देखिए मैंने लिखा जी साइड कौन कौन सी है, ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ बी सी एंड स्लोप ऑफ ए सी। अब स्लोप के लिए दोनों पॉइंट्स अगर मौजूद हो तो ये फार्मूला है जी, सिंपल का, तीनों का लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे लिए x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। अब वैल्यूज जरा पुट करें जी इसमें, तो ये हमारे पास 5 माइनस 0 डिवाइड बाय 0 माइनस 5, तो ये सॉल्व हो के 5 डिवाइड बाय -5 और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा जी, तो -1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसी तरह ये x1 y1 x2 और y2 है, वैल्यूज ज़रा पुट कर लेते हैं जी। तो 8 माइनस 5 डिवाइड बाय 8 माइनस 0, 8 माइनस 5 होता है जी 3 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट ये x1 है, ये y1 है और ये x2 और ये y2, वैल्यूज पुट करते हैं जी। तो 8 माइनस 0 डिवाइड बाय 8 माइनस 5, 8 माइनस 0 8 ही आता है और 8 माइनस 5 ये आ जाएगा 3। तो ये देखें तीनों की स्लोप्स फाइंड होगी। वैसे इजी सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप एंड पे मेंशन भी करते हैं अलग से कि स्लोप्स ऑफ साइड्स। ठीक है जी, कौन कौन सी हैं, एक आपके पास है जी -1, ठीक है -1, नेक्स्ट आपके पास है जी 3/8 और उससे जो नेक्स्ट है वो है 8/3। तो ये आपका पहला जो पार्ट है ये हो जाता है कंप्लीट। अब दूसरा जो टारगेट है वो स्लोप्स ऑफ मीडियन। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये मीडियंस होते क्या हैं। ठीक है, फिर आपको स्लोप्स उनका फाइंड करना भी आ जाएगा। तो पहले हम मीडियंस को समझ लेते हैं जी, फिर हम स्लोप्स ऑफ मीडियंस फाइंड करेंगे। देखते हैं मीडियन होता क्या, मैं डेफिनेशन भी लिखी हुई है, फिर आपको यहाँ से भी बताऊँगा। देखिए लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन है जॉइनिंग मिड पॉइंट, जो कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल विद ऑपोजिट वर्टेक्स। अब ऑपोजिट वर्टेक्स से क्या मुराद है, देखें लेट्स सपोज ये एक वर्टेक्स ए है। अब ये जो ए है ये लेट्स सपोज दूसरी साइड, इसके सामने जो साइड है ट्राइंगल की, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है। अब लेट्स सपोज कर लें कि यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर। अब ये जो लाइन सेगमेंट है, अब इसकी बात हो रही है। लाइन सेगमेंट ये एक ऐसी लाइन है ज्वाइनिंग मिड पॉइंट, जो कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करिए। ये देखिए इस लाइन का मिड पॉइंट सपोज ये है ऑफ एनी साइड ऑफ ट्राइंगल विद ऑपोजिट वर्टेक्स। दो चीज़ें आपस में ज्वाइन कर रही हैं, एक वर्टेक्स इसको कहते हैं और मिड पॉइंट ये वाला है। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसको कहते हैं मीडियंस। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि ये जो मीडियंस होता है ये परपेंडिकुलर होता है, जबकि परपेंडिकुलर नहीं है। अगर आप इस डायग्राम में भी थोड़ा सा देखें तो ये लाजमी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर ही हो। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल 90 का नहीं बन रहा। असल में ये देखना होता है कि ये जो वर्टेक्स अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिले। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर ही हो। सो आपको ये क्लियर हो गया कि ये मीडियंस है। ठीक है, इसी तरह अब लेट्स सपोज ये ए बी सी है तो इसको हम डी कह देते हैं। ये हमारा मीडियंस बन गया जी ए डी। इसी तरह अब आप बी के वर्टेक्स से यहाँ पे ड्रॉ करें। आपने ये देखना है यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट होगा, उसके साथ आपने ज्वाइन करना है। तो सपोज कर लें जी कि यहाँ पे मिड पॉइंट है।
ठीक है। तो ये आपका एक और यानी कि मीडियंस बन गया बी। अब डी के बाद इसको आप ई कह दें, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट सी से ड्रा करें। सी से जो है वो जब ड्रा होगा तो सपोज यहाँ पर ई के बाद इसको हम एफ का नाम दे देते, तो ये तीन हमारे पास मीडियंस बन चुके हैं। अब तीनों के नाम यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि कौन कौन से, फिर इनकी स्लोप्स फाइंड करते हैं। एक हमारे पास ए डी है, और इसके बाद जो दूसरा है जी वो बी ई है हमारे पास, और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो सी एफ है, ठीक है। इन तीनों का हमने जो है वो स्लोप्स फाइंड करनी है। स्लोप फाइंड करना अब आसान है। देखें जी, सबसे पहले हमने हेडिंग बना लिया है कि स्लोप ऑफ मीडियन ए डी की हम स्लोप फाइंड करेंगे। अब इसमें हमें ए चाहिए और दूसरा पॉइंट डी चाहिए। अब ए तो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मसला ये है कि हमें यहाँ पर डी पॉइंट जो है वो नहीं पता, इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे और फिर स्लोप फाइंड कर लेंगे। अब डी कैसे फाइंड होगा, देखें अगर आप डी देखें तो हमने अभी कहा था कि ये जो डी है ये एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट किसका है जी, बी और सी का। तो बी सी का अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का एक फार्मूला भी हमारे पास होता है जिसके जरिए हम ये मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। जब ये फाइंड हो जाएगा तो इजीली हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और आगे सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इसमें बी और सी भी लिख लिए। अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है जी, देखें डी जो है ना वो इसको सपोज कर लेते हैं कि हम एक्स वाई कह देते हैं, और ये डी इसी तरह। अब मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, एक्स की जगह आप लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y की जगह y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब ये जो वैल्यूज यहाँ पे आप पुट करेंगे वो यहाँ से आएंगी। ये x1 है, ये y1, x2 और ये y2 वैल्यूज पुट करें जी यहाँ पे। देखें x1 प्लस x2 तो ये 0 प्लस 8 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2। इसी तरह 5 प्लस 8 और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। इसको मज़ीद सिंपल अगर आप करें तो 0 प्लस 8 ये 8 बाई 2, और 8 और 5 हमारे पास आ जाएगा जी 13 बाई 2। अब ये मज़ीद सिंपल हो सकता है तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और ये तो सिंपल नहीं होता, इसको आप इसी तरह रहने दें, 2 और 13 रहने दें। अब आपके पास ये डी जो है वो फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब आपने ये भी देखा डी कैसे हमने फाइंड किया। अब ये डी की जो वैल्यूज़ है ये 4 और 13 बाई 2, ये आप यहाँ पर आप लिख लें 4 और 13 बाई 2। अब आपके पास स्लोप फाइंड करने का जो फार्मूला है जी वो फार्मूला आप यूज़ करेंगे। तो स्लोप का ये हमारे पास फार्मूला है जी, यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं x1 y1 x2 और ये y2। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें तो ये 13 बाई 2 माइनस 0 आ जाएगा, डिवाइड बाई इसी तरह 4 माइनस 5 आ जाएगा। अब 13 बाई 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 माइनस करने का मतलब कुछ भी नहीं, तो ये 13 बाई 2 ही रहेगा, और डिवाइड बाई हमारे पास आ जाएगा -1। अब देखें जो 13 बाई 2 है ये डिवाइड हो रहा है 1 से, ठीक है। माइनस को तो आप इसी तरह लिख दें, तो जब ये वैल्यू कोई भी नंबर 1 से डिवाइड हो तो वही नंबर आ जाता है 13 बाई 2, और यही आपकी स्लोप होगी जी। स्लोप एम से मराद स्लोप है किसकी, ए डी की। तो ये हमारा फाइंड हो गया जी एक मीडियन की स्लोप ए डी की। अब हम इसी तरह बी ई की जो है ना वो स्लोप फाइंड करते हैं। अब नेक्स्ट जो स्लोप है जी मीडियन बी ई की, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें बी तो पता है, ई का नहीं पता। जब ई नहीं पता होगा तो हम स्लोप फाइंड ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम ई फाइंड कर लेंगे। देखें आप डायग्राम के अगर देखें अंदर ई क्या चीज़ है, ई जो है वो एक मिड पॉइंट है ए सी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं कि ये हमने लिख लिया ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसमें हमने ए और सी लिख लिया है। अब मिड पॉइंट का ये फार्मूला है जी हमारे पास। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये x1 है, y1, x2 और y2। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर आप पुट करें x1 प्लस x2 तो 5 प्लस 8 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। इसी तरह 0 प्लस 8 और डिवाइड बाई हमारे पास 2 आ गया। अब इसको मज़ीद अगर सिंपल किया जाए तो ये हमारे पास 13 बाई 2 आएगा, और नेक्स्ट ये 8 बाई 2, और ये मज़ीद सिंपल हो सकता है जी, तो ये 13 बाई 2 इसी तरह आ गया, और ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास ई फाइंड हो गया। ई की जो वैल्यूज़ है यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 13 बाई 2 और 4। अब इसके अकॉर्डिंग हम इजीली स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ये x1 है, ये y1, x2 और ये y2। अब वैल्यूज़ पुट करें जी यहाँ पर तो 4 माइनस 5 आ जाएगा। इसी तरह फिर 13 बाई 2 माइनस 0 आ जाएगा, 13 बाई 2 माइनस 0। 4 माइनस 5 जो है वो होता है जी -1 के इक्वल, और 13 बाई 2 से 0 जब माइनस करेंगे तो ये 13 बाई 2 रहेगा। यहाँ पर ये याद रखना है, ये जो नंबर 2 है सबसे नीचे है, ये टॉप पे आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -2 बाई 13 आ जाएगा, ठीक है। अब सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ, मैं आपको रफली बता देता हूँ। देखें
बेसिकली -1 है, -1 के साथ डिवाइड हो रहा है 13/2। जब आप ये डिवाइड का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और 13 नीचे आ जाएगा। अगर आप देखें 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2/13 आ जाएगा। ठीक है जी, जैसे ये हमने किया है। तो ये आप देखें ये स्लोप फाइंड हो चुकी है इस मीडियंस की। अब नेक्स्ट जो मीडियन है वो CF है। इसमें C लिख लिया लेकिन F का हमें नहीं आइडिया। जब F नहीं पता तो हम स्लोप नहीं फाइंड कर सकते। अब F बेसिकली क्या चीज़ है? अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये जो F है ये एक मिड पॉइंट है AB का। सो हम सबसे पहले AB का जो मिड पॉइंट F है इसको फाइंड करेंगे और फिर हम स्लोप फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB लिख लिया है और मिड पॉइंट का फार्मूला भी लिख लिया है। अब ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, ये x1, y1, x2 और ये y2। तो 5 प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जी 5 + 0 डिवाइड बाई 2 और इसी तरह 0 + 5 डिवाइड बाई 2। तो ये सिंपल हो के 5/2 और ये भी 5/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास F फाइंड हो चुका है, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5/2 और ये 5/2। अब स्लोप का हमारे पास फार्मूला है जी, तो x1, y1, x2 और ये y2 वैल्यूज पुट करें इस फार्मूला के अंदर। तो 5/2 - 8, 5/2 माइनस आ जाएगा 8 डिवाइड बाय, इसी तरह दूसरा भी 5/2 -8 ही है। अब देखा जाए ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है और जो नीचे लिखी हुई है ये दोनों सेम है। आप यहाँ से डायरेक्ट सारा कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं, नहीं तो इसको आप सॉल्व करें थोड़ा सा फिर भी 1 ही आंसर आएगा। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखें आप लेट्स सपोज इसका एलसीएम वगैरह ले लेते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, आप डायरेक्ट सारा कैंसिल करके रिजल्ट 1 लिख सकते हैं। लेकिन चले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा। लेट्स सपोज हम इसका ऊपर एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2, तो 1 5 से मल्टीप्लाई होके 5 माइनस फिर 2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 डिवाइड बाय सेम। इसी तरह नीचे भी आ जाएगा 2 और क्योंकि दोनों सेम है तो नीचे भी 5 - 16 ही आएगा। अब अगर ये 2 और 2 आप कैंसिल कर दें तो 5 - 16 कितना होता है जी -11। इधर भी 5 - 16 ये -11, इन दोनों को आप कैंसिल करें तो 1 आपके पास जो है स्लोप है वो फाइंड हो जाती है। और एट द एंड हम फाइनल जो है वो तीनों की स्लोप्स मेंशन कर देते हैं। -13/2 एक स्लोप थी, दूसरी -2 और 13 है और तीसरी जो है वो ये आपके पास 1 है। तो ये आपका फाइनल इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड। सबसे पहले ये समझ लें कि ये एल्टीट्यूड्स होते क्या हैं और फिर हम इनकी स्लोप्स फाइंड करेंगे। मैं डायग्राम से भी आपको बताऊंगा। देखें जी, द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होता है लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। जैसे कि आपने मीडियन देखा है कि हम वर्टेक्स से जैसे मिड पॉइंट से हम उसको ज्वाइन करते थे, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये जो एल्टीट्यूड है ये एक परपेंडिकुलर होता है। अब आपने जो यहाँ से वर्टेक्स ड्रॉ करना है ऑपोजिट साइड पे, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर, वो आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए। लाजमी नहीं है कि वो मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करे, वो कहीं भी हो सकता है, होना परपेंडिकुलर चाहिए। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं जी एक लाइन। अब ये जो लाइन है ये देखें ये मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन नहीं कर रही बल्कि ये परपेंडिकुलर 90 का एंगल बना रही है। अब यूं पे कह सकते हैं, अब चूंकि हम डी ई और एफ पिछली डायग्राम में हम नाम दे चुके हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट नाम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमने ए डी नाम रखा है। अगर यहाँ पर भी हम डी कर लेते हैं तो वो ज़रा मिक्स हो जाएगा कि ए डी मीडियंस है या वो एटीट्यूड है। तो देखें ज़रा ये भी क्लियर कर लें, मीडियन जो होता है वो मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन किया जाता है, वो परपेंडिकुलर नहीं होता। यहाँ पे एंगल 90 का नहीं बन रहा। इसी तरह बाकी भी अगर आप देखें तो एंगल्स 90 के नहीं है। ठीक है, लेकिन एल्टीट्यूड में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि वो बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर होना चाहिए और वह 90 का एंगल बनाएगा, यानी कि ए। अब इसको कोई नाम हम डिफरेंट रख लेते हैं जी, लेट्स सपोज PQR इस दफ़ा यूज़ कर लेते हैं, ये हमारे पास P हो जाता है। अब इसी तरह नेक्स्ट अगर आप B से ड्रॉ करें, B से जो ड्रॉ होगा वो AC के ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये देखना है कि एंगल आपका जो है वो 90 का बने, इस तरह आपका ड्रॉ होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये ऑलमोस्ट हमने कोशिश की है जी कि ये परपेंडिकुलर है P और इसको आप नाम दे दें Q का। और नेक्स्ट C से फिर आप ड्रॉ करें और वो भी बिल्कुल जो है ना वो इस तरह होना चाहिए कि 90 का एंगल बनाए दूसरी साइड के साथ। तो ये PQ और इसको हम नाम दे देते हैं R का। तो यहाँ पर हमारे पास जो एल्टीट्यूड बन चुके हैं वो कौन कौन से हैं जी। लेट्स सपोज AB के ऊपर अगर हम देखें तो CR है हमारे पास, इसको हम नाम दे देते हैं। एक एल्टीट्यूड हमारे पास CR है
और उसके बाद बी सी के ऊपर देखें तो ए पी हमारे पास बन रहा है जी, ए पी। और नेक्स्ट फिर हम ए सी के ऊपर देखें तो बी क्यू हमारे पास बनता है, ठीक है, बी और क्यू। अब हम इनकी स्लोप्स फाइंड करेंगे। अच्छा, अब पिछला जो क्वेश्चन था उसमें ये होता था कि अब लेट्स सपोज हम फाइंड कर रहे हैं जी सी आर की स्लोप फाइंड कर रहे हैं, सी और आर की। सी तो हमारे पास है लेकिन आर है ही नहीं। अब आर कैसे फाइंड होगा? देखें, आर तो ये भी प्रॉब्लम है कि ये तो मिड पॉइंट भी नहीं है। पिछले क्वेश्चन में पार्ट में हमने ये किया था कि ऐसा वो मिड पॉइंट था, वो फाइंड करके हमने फाइंड कर लिया था। तो यहाँ पे आपने एक कंसेप्ट यूज़ करना है। देखें जी, ये मैंने तीनों के हेडिंग्स बना ली हैं, स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड सी एफ ए डी। और यहाँ पर सॉरी हमने क्योंकि नाम जो है ना वो चेंज किए हैं तो इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। मैं पहले तो डी सी के नाम से ही रख रहा था, लेकिन देखें ए पी है ना, और इसी तरह ये सी आर है, तो इसको हम नाम दे देते हैं जी, ये हमारे पास सी आर बन रहा है और ये वाला जो है वो ए पी बनता है और इसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास बी क्यू बन जाएगा, ठीक है। अब हम इनकी स्लोप्स फाइंड करेंगे। तो देखें, सी हमें पॉइंट चाहिए, सी तो हमारे पास गिवन है जी जो कि 8 और 8 है, जबकि आर जो है हमें नहीं पता, बल्कि पॉइंट्स को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने कंसेप्ट यूज़ करना है। कंसेप्ट ये यूज़ करना है, देखें ये जो सी आर है, सी आर परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल एल्टीट्यूड होता है जो है ना वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि ये सी आर जो है ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, ये सीधी लाइन है और बिल्कुल ये जो लाइन है इसके साथ 90 का एंगल बनाती है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। सी आर परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो जब भी दो चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनकी जो स्लोप्स होती है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल और नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमने सी आर की स्लोप फाइंड करनी है तो स्लोप ऑफ सी आर इक्वल होगी -1/, स्लोप ऑफ ए बी के, ठीक है। ये हमने फार्मूला पढ़ा था, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। अब चूंकि ए बी की स्लोप तो हमने फाइंड की हुई है ऑलरेडी, जैसे पार्ट 1 में फाइंड की थी, तो वो हमारे पास क्या जी, मैं यहाँ पे अलग से मेंशन कर देता हूँ। स्लोप ऑफ ए बी जो हमने फाइंड की थी वो -1 थी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 से डिवाइड होके 1 आ जाएगा। अब इसी तरह हमने स्लोप फाइंड करनी है एल्टीट्यूड ए पी की। अब ए पी अगर आप देखें तो वो परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जी ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है। आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए पी परपेंडिकुलर है जी किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। तो इसका मतलब है जो ए पी की स्लोप होगी वो रेसिप्रोकल होगी बी सी का, माइनस नेगेटिव विशाल लिखना है 1/, स्लोप ऑफ बी सी। अब बी सी की स्लोप हमने पार्ट 1 में फाइंड की हुई है ऑलरेडी, जो कि हमारे पास है जी। यहाँ पे लिख लेते हैं बी सी की जो स्लोप है वो 3/8 थी हमारे पास। अब यहाँ पर हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3/8, अब ये जो लास्ट पर 8 है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस इस तरह लिख दें, 8 1 से मल्टीप्लाई होके ये 8/3। ये चीज़ मैंने आपको पिछले पार्ट में समझाई थी कि ये कैसे आप ऊपर शिफ्ट हो जाता है। शेख आप रफली यहाँ पर वर्क कर सकते हैं कि देखें -1 के साथ डिवाइड हो रहा है 3/8, -1 इसको आप चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये 8/3, 8 -1 से मल्टीप्लाई होकर -8/3 आ जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह आप भी चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड बी क्यू। सबसे पहले ये बी क्यू है ये परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। अब नेक्स्ट स्लोप ऑफ एल्टीट्यूड बी क्यू। अब जो बी क्यू है जी वो परपेंडिकुलर है, बी क्यू परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, ठीक है। तो बी क्यू की जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ एम से मराद स्लोप ऑफ बी क्यू वो होगी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ ए सी के, ठीक है। ये फार्मूला है माइनस। अब ए सी की जो स्लोप है वो आपने फाइंड की हुई है जी, वो हमारे पास है 8/3, ठीक है। अब 3 जो है ये टॉप पे आ जाएगा और ये -3/8 आ जाएगा। तो ये फाइनल आपकी स्लोप फाइंड हो चुकी है। अब यहाँ पर सारी एंड्स पर आप लिख लें और फाइनली हम इसको लिख लेंगे जी स्लोप्स ऑफ एल्टीट्यूड जो सारे हमने फाइंड किए हैं 1, फिर -8/3 और ये -3/8। तो यहाँ पे आपकी ये जो एक्सरसाइज है जी कंप्लीट हो जाती है। और कोई चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं जी, चैनल को फजल एकेडमी को सब्सक्राइब करें और फजल एकेडमी का हिस्सा बने। बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।